तो फिर एक बार गुड आफ्टरनून आप सभी को। कल हम जहाँ थे उससे आगे बातचीत करते हैं हम लोग, है ना। तो कल हम लोग बात कर रहे थे 1857 के विद्रोह पे। सभी पक्षों पे बात कर चुके थे। उसी से जुड़ी हुई कुछ कुछ बातें हैं जो थोड़ा बहुत और हमें कंटिन्यूटी में बात करनी है। जैसे एक शब्द है हमारा राष्ट्र है, राष्ट्रीय चेतना है। थोड़ा इसको हम समझ लें, ठीक है। सभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी गुड आफ्टरनून। और सभी को मतलब जितने भी हैं। छुट्टी किसकी कैंसिल हो गई दीपक? डाउनलोड वीडियो वर्ल्ड हिस्ट्री का कहाँ चल रहा है ये? है ना। राष्ट्र और राष्ट्रीय चेतना की बात कर रहे हैं हम, है ना। ठीक है। राष्ट्र का मतलब क्या होता है? हम लोग कई बार इस शब्द का यूज किया। राष्ट्र का मतलब होता है लोग, ठीक है। और राष्ट्रीय चेतना की जब हम लोग बात करें, है ना, राष्ट्र का मतलब होता है लोग। और राष्ट्रीय चेतना का मतलब हो गया एक से लोगों का जुड़ाव, लोगों का लगाव। राष्ट्र शब्द यूज किया जाता है लोगों के लिए, ठीक है। राष्ट्रीय चेतना यानी लोगों का जुड़ाव। लगाव का उदाहरण यदि हमें देखना हो आज के संदर्भ में, हम आप कोई भी उपलब्धियां हों भारत की, मान लीजिए आप, कोई भी ऐसा गौरव का पल हो या कोई भी आपदा या संकट का दौर हो, ठीक है, तुरंत आप लगाव को बहुत इमीडिएट देखेंगे। आप हिंदुस्तान में देखें ना, कितना जाति क्षेत्र धर्म कितनी सारी विविधताएं हैं। कोई भी आपदा यदि देश पे आ जाती है, कभी भी किसी तरह का संकट आता है, तो लोग अपनी अपनी पहचान भूल करके राष्ट्र के बारे में सोचते हैं। कोई भी उपलब्धि यदि हमारी होती है, अभी आपने देखा होगा क्रिकेट टेस्ट मैच भारत अभी हार गया है। कितने लोगों को क्रिकेट के बारे में आइडिया रहता है? 25% लोग हैं क्लास में जिनको क्रिकेट का आइडिया है। अब भारतीय टीम मैच हार गई तो ऑब्वियस है सबको बुरा लगा होगा, यस ना। जैसे टीम हार गई तो हमें बुरा लगा, टीम जीतती है तो हमें बहुत अच्छा। तुम कहीं के भी रहने वाले हो, क्या होता है? भावनात्मक जुड़ाव, भावनात्मक लगाव। तिरंगे को हम कहीं भी देखते हैं तो हम में एक फीलिंग आती है कि हमारा ये फ्लैग, एक गर्व का भाव, एक गौरव का भाव तिरंगा को देख करके अनायास आ जाता है। हमें कुछ करना नहीं पड़ता, सोचना नहीं पड़ता। राष्ट्रगान कहीं पे भी कान में पड़ जाए, नेशनल एंथम, एक बार लगता है कि हाँ, स्टैंडिंग उस पर आकर के हम सम्मान अपने राष्ट्रगान को हम दें, अनायास आ जाता है। तो राष्ट्रीय चेतना का मतलब होता है लोगों का जुड़ाव, लगाव। कोई भी उपलब्धियां हो, कोई भी आपदा संकट हो या किसी तरह के प्रतीक हो जिससे हम जुड़ जाते हैं, इस तरह की बात करते हैं। बहुत ताकत होती है भावनात्मक जुड़ाव में, भावनात्मक जुड़ाव में बहुत ताकत होती है। अब उस समय जब बात आती है तो उस समय भारत के लोगों में, जैसे आज हम लोग अभी बात कर रहे हैं, पीछे का कोई उदाहरण देखिए आप। चंद्रयान पे हमने एक मिशन भेजा और भारत पहला देश है दुनिया का, तो दक्षिणी चंद्रमा पे जो हम अपने मिशन को सफल बनाने में हम, ठीक है, तो सफल हुए हम वहाँ अपने यान को उतारने में हम। आप सब भी मतलब अवेयर तो थे, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। पूरा उस मिशन का नाम और जो कुछ था पूरे देश में दुनिया में चर्चा का विषय था। हर कोई प्रफुल्लित महसूस कर रहा था, ठीक है। तो एक उपलब्धि होगी हमारे देश की। एक खबर आई कि भाई मनु भाकर को जो है मतलब खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित अभी किया जाएगा। मनु मनु भाकर जो है 2 मेडल लेकर के आई हैं अभी, जो ओलंपिक हुआ था उसमें, ठीक। जब ओलंपिक मेडल जीती तो जितने भी भारतीय जो थे उनको भाई बहुत अच्छा फील हुआ कि भाई मेडल भारत जीत रहा है। क्रिकेट मैच में रिसेंटली हमने एक मैच वर्ल्ड कप जीता था, आपको ध्यान होगा, है ना। जब हमने वर्ल्ड कप जीता तो जो जो क्रिकेट में जुड़े हुए लोग उनको बड़ा अच्छा महसूस हुआ कि भाई हमने वर्ल्ड कप जीता है, ठीक है। डेट भी याद है क्या किसी को? हाँ, 29 जून को। ये देखो, ये पक्के वाले क्रिकेट प्रेमी हैं। 2 बजे रात को भी उठ के मैच देखने वाले ये लोग हैं, ठीक है ना।
मैं इसलिए बता सकता हूँ कि मैं भी वैसा रहा हूँ हॉस्टल के दिनों में। सर्दियों के मौसम में ऑस्ट्रेलिया में अक्सर सीरीज होता था, जो भी सीरीज चल रहा है, ठीक है। हॉस्टल में बड़ा सा ऐसा कॉमन हॉल होता था, टेलीविज़न लगे होते थे। हम सब रज़ाई कंबल वगैरह अपना अपना ले करके, मतलब जो भी खास क्रिकेट प्रेमी होते थे, ठीक है। मेरे उस पे एक बहुत अजीज मित्र भी हैं, अभी जस्ट अभी एडिशनल कमिश्नर साउथ बेंगलोर हुए हैं, अभी जस्ट अभी आते आते एक मैसेज उन्होंने ड्रॉप किया है। मेरी एक बहुत खास दोस्त भी क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते भी थे वो, ठीक है। जस्ट अभी नया चार्ज उन्होंने लिया, मैसेज शेयर किया है अभी, ठीक है, कि हम एक नया चार्ज लेने जा रहे हैं बेंगलुरु में अब, ठीक है। उस समय आईपीएस थे, उस जब हम तैयारी करते थे तब की बात है। हम 7-8 लोगों का ग्रुप हुआ करता था, हम फिक्स था कि हम इतने टाइम पे आकर के मैच देखेंगे, ठीक है। तो गौरव का एहसास होता है, हारने पे दुख का एहसास होता है किसी भी क्षेत्र में। तो क्लास में बैठे हुए लोग हैं, जैसे बहुतों को नहीं पता कि ऑस्ट्रेलिया से हम टेस्ट मैच हार गए हैं, ठीक है। तो उससे कोई बहुत ऐसा नहीं कि भाई वो राष्ट्रवादी नहीं है, मतलब उन्हें दुख नहीं हुआ। ऐसा नहीं होता कि किसी भी मुद्दे पे सबकी प्रतिक्रिया एक जैसी होती है, सबका लगाव ऐसा नहीं होता है इतने बड़े देश में। अब राष्ट्रवादी तभी कोई नहीं होता है जब राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में वो संलिप्त हो या राष्ट्र को कमजोर कर रहा हो। ऐसा नहीं होता ना कि भाई हमारी भावनाएं, जब हम जीत गए हैं तो भावनाएं एकदम उबल उबल के बाहर आ रही हैं, थर्मामीटर लगा के देख लो, हम बहुत टॉप लेवल के राष्ट्रवादी हैं। ऐसा नहीं होता है हर मुद्दे पे। ऐसा नहीं कि मनु भाकर को सभी लोग जानते ही होंगे, ये भी नहीं है मतलब हिंदुस्तान में। एक आम व्यक्ति से पूछो, उनको क्या पता ओलंपिक क्या होता है, ठीक है। इसका मतलब कि वो राष्ट्रवादी नहीं, ऐसा नहीं है। राष्ट्रवादी नहीं है इसका मतलब वो कहीं ना कहीं राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में इन्वॉल्व है, या उसकी गतिविधियां राष्ट्र को कमजोर कर रही हैं। हर व्यक्ति का क्रिकेट में या ओलंपिक में या हॉकी में या फुटबॉल में या स्पेस मिशन में या डिफेंस में इंटरेस्ट थोड़ी हो सकता है, नहीं होता, ठीक। बट आप जब जुड़ाव की बात करेंगे, जैसे अभी तकलीफ हुई, तो ये तकलीफ केरल में भी किसी क्रिकेट प्रेमी को हुआ होगा, तमिलनाडु में भी हुआ होगा, कश्मीर में भी हुआ होगा। तो हम जुड़ जाते हैं वहां पे, हम भावनात्मक तौर पर। भारत एक निश्चित सीमा रेखा, सबको ध्यान है, भारत की अपनी एक सीमा रेखा है, यहाँ रहने वाले लोग हैं। जब हम कहते हैं ना निश्चित भूभाग, निश्चित जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता, जब इन चार तत्वों की बात करते हैं तो इसका मतलब, ठीक है, जब इन चार तत्वों की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है एक तरह से राज्य की परिभाषा में आता है। हम सब लोग, राज्य तो भारत है ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देखेंगे आप। और जब हम कहते हैं भारत राष्ट्र है, तो इसका मतलब लोगों का जुड़ाव है यहाँ पे। आपने एक याद होगा, हमारे एक वायु सैनिक अधिकारी थे, अभिनंदन, ठीक है, या ऐसा ही कुछ नाम था उनका, अभिनंदन ही नाम था, जो पाकिस्तान की सीमा में चले गए थे वो, और क्लियर हो गया कि पाकिस्तान के पास है। क्लियर नहीं होता तो पता ही नहीं चल पाता है उधर हो या इधर हो, राजनीति ऐसी होती है, कूटनीति ऐसी होती है, बट क्लियर पता चल गया है ना। तो आप जो थोड़ा बहुत ध्यान होगा, किसी से पूछेगा, पूरे देश में उस समय, पूरे देश में ये बात फैल गई आग की तरह कि भाई हमारा कोई जाबाज ऑफिसर जो है उधर, पाकिस्तान को छोड़ना ही होगा, पूरे देश में इस तरह की बात। डोनाल्ड ट्रंप उस समय राष्ट्रपति थे, देखो दोबारा अब राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। मुझे अभी भी याद है, साउथ ईस्ट एशिया में किसी सम्मेलन में आए हुए थे वो, तनाव बहुत चरम पे था, और पहली बार बातचीत पाकिस्तान के द्वारा करने की कोशिश की जा रही थी। यहाँ से नकार दिया जा रहा था कि भाई पहले आप रिलीज करिए फिर बातचीत होगी, ठीक है। और उसमें मुझे याद है, पहला न्यूज़ ब्रेक किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, उन्होंने कहा था बहुत जल्दी भारत पाकिस्तान के मोर्चे पे अच्छी खबर मिलेगी आपको। अब मैं ऐसे ही कोई क्लास ले रहा था, हमने कहा कि बड़ी खुशी होती है तो अमेरिका के राष्ट्रपति भारत के प्रवक्ता बन जाएं, ठीक है। ऐसे ही कुछ क्लास चल रही थी, मुझे याद है साउथ ईस्ट एशिया का कोई समिट वगैरह था, रिकॉल कर पा रहा हूँ मैं, और ऐसी बात हुई थी, क्लासेस चल रही थी, हाँ। उन्होंने कहा था इट मीन्स मेडिएट करने में तो अमेरिका की बड़ी भूमिका है ही दुनिया में, तो चाहे तो क्राइसिस बढ़ा दे, चाहे तो क्राइसिस सॉल्व कर दे। तो ठीक है, अभिनंदन को रिहा किया तो पूरे देश में एक आक्रोश था, फिर पूरे देश में एक जश्न का माहौल बना। तो सब, कहाँ जेंडर, कहाँ रिलीजन, सब हाशिए पे चला जाता है, लोग कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा है जब हम राष्ट्रीय चेतना की बात करते हैं। अंग्रेजों ने जिस समय भारत को जीतना शुरू किया, हमने क्या देखा, भारत में क्षेत्रीय पहचान थी, ठीक है, अलग अलग है, कोई तमिलियन पहचान है, कोई मलयालम पहचान है, भाषाई बहुत विविधता है।
क्षेत्रीय निष्ठा थी। अवध की अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता था, मान लो कभी अवध, पंजाब अपनी संस्कृति के लिए। क्षेत्रीय निष्ठा थी, क्षेत्रीय पहचान थी। हम, आप देखोगे भावनात्मक स्तर पे ऐसे नहीं जुड़ा हुआ था हमारा, जब बार बार हम कहते थे भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना नहीं थी, जिसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया। आपको याद हो हमने क्लास के शुरू में कई बार इस पॉइंट को डिस्कस किया है ना। जैसे बंगाल को जीता जा रहा है तो अवध या आसपास और भी कोई राज्य हो, निजाम हो या मराठों को कोई तकलीफ नहीं, अच्छा है बंगाल को जीता जा रहा है, कोई ना उसको मदद करने जा रहा है उस तरह से, ना वो जुड़ाव है। और लड़ाइयाँ भी क्या देखोगे ना, राज्य के स्तर पर हो रही है, आम लोगों को उससे कोई बहुत फर्क। अभी हम राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो आम लोगों की बात कर रहे हैं। तो पहले क्या होता था, मुगलों का शासन है तब भी आम पब्लिक को कर देना है, नवाब का शासन है तब भी आम पब्लिक को कर देना है, सत्ता बदल गई तब भी आम पब्लिक के जीवन में ज्यादा बदलाव न, उनकी ज्यादा भागीदारी होती थी। बस शांति हो, अपना काम करें, वो बस राज्य से इतनी उम्मीद होती थी। ठीक है, पहले की व्यवस्था में है ना। तो आप देखोगे भारत में राष्ट्रीय चेतना नहीं था, विविधता तब भी थी, धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पे, भौगोलिक आधार पे बहुत सारी डाइवर्सिटी थी भारत में तब भी, आज भी है। बट इन सभी विविधता के बावजूद हम क्या देखते हैं, आज हम राष्ट्र के रूप में अपने आप को बंधा हुआ। इसकी मजबूत बुनियाद आज़ादी की लड़ाई में ही पड़ी है, जब हम राष्ट्र के रूप में बने। भारत एक राष्ट्र बन पाया है, इसकी संभावना तब भी थी, उसके पहले भी थी। उसके कुछ रीज़न है, कुछ आधार है। एक राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में अंग्रेजों की बड़ी भूमिका रही है भारत में। पर आप देखोगे उस समय में भी, चाहे जितनी भी समस्या हो, दौर की बात कर रहे हैं हम, यदि महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में हो रहा है तो देश के अलग अलग हिस्से से लोग गंगा स्नान करने के लिए तब भी आते थे। तब भी देश के अलग अलग हिस्सों के लोग सोचते थे कि अंतिम संस्कार, हिंदू समाज के लोग सोचते थे यदि बनारस में हो तो इससे अच्छी कोई बात। तो पारंपरिक हिंदू इस तरह की सोच वाला रहा है। तब भी लोग ज्योतिर्लिंग की यात्रा करते थे। कोई बनारस की यात्रा कर रहा है, कोई उज्जैन की यात्रा कर रहा है, कोई सोमनाथ की यात्रा कर रहा है, केरल का ही रहने वाला। ठीक है, तब भी धर्म ग्रंथों का पाठ होता था, चाहे क्षेत्रीय भाषा में ही से। आप देखोगे कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान को जोड़ने वाली कड़ी के रूप में संस्कृति की बड़ी भूमिका रही। ठीक है, संस्कृति जैसे हम बात कर रहे हैं, कोई त्यौहार, मेला हो, धर्म ग्रंथ हो, ठीक है, संप्रदाय हो, इस तरह की बड़ी भूमिका रही, लोग कनेक्टेड महसूस करते। ठीक, राजनीतिक रूप से अलग अलग इकाइयाँ थी, एकता नहीं थी, बट ऐसा नहीं कि व्यापार नहीं होता था, खूब धड़ल्ले से व्यापार होता था। भारत के पूरे क्षेत्र में व्यापार तो होता था। तो एक अच्छा आधार था भारत में, वो था कि हम सांस्कृतिक रूप से तब भी एक थे। मध्यकाल में इस्लाम का प्रसार हुआ, बट इतना प्रसार हो गया, ठीक है, कि तमिलनाडु में भी यदि कोई व्यक्ति है नमाज अदा कर रहा है, दिल्ली में कोई बैठ के नमाज अदा कर रहा है, पंजाब में बैठ के नमाज अदा कर रहा है, ठीक है, तो वो भी पश्चिम की तरफ रुक करके नमाज अदा कर रहा है। चूंकि बहुसंख्यक हिंदू हैं, सनातन परंपरा हजारों साल की परंपरा, अनादि, आप कह नहीं सकते इसके स्टार्ट के बारे में, है ना। तो हम केवल इसके आधार पर, चूंकि राष्ट्रवाद हम ये नहीं कह रहे कि सब में एक डिग्री पे होता है, तो अंग्रेजों के समय में भी सांस्कृतिक तत्व प्रबल थे राष्ट्रवाद के। ऐसा नहीं था कि एकदम शून्य वाली स्थिति में थे, ऐसा नहीं। तो अब ये होता है कि ऐसा क्या क्या हुआ कि भारत देखते देखते एक, ठीक है, राष्ट्र के रूप में, एक तो कारण माना जाता है ब्रिटिश विरोध। पहली बार अंग्रेजों के विरोध के नाम पे हिंदू मुस्लिम शासक हों, जमींदार हों, सैनिक हों, अलग अलग जाति के लोग हों, भाषा के लोग हों, धर्म के लोग हों, 57 के विद्रोह में पहली बार तमाम सीमाओं को तोड़ते हुए लोगों ने एकता का परिचय, लोगों को ये एहसास हो गया, जो पढ़े लिखे लोग थे, कि यूरोप में भाषा और एक राष्ट्र है, भारत में तो कैलाश पर्वत एक तरह से यहाँ पौराणिक मान्यताओं में समाहित है कैलाश, ठीक है, और रामेश्वरम तक आप रामायण की कहानी पे आ जाए तो रामेश्वरम की कहानी भी आपको मिलनी है। भारत के पढ़े लिखे लोगों को इस बात का एहसास था कि भाषा के नाम पर राष्ट्र की बात होगी तो भारत में तो कई दर्जन राष्ट्र बन जाएंगे। भाषाई विविधता है, बट भारत में कहीं ना कहीं सांस्कृतिक एकता
विविधता के बावजूद हजारों साल से भारत में मौजूद। पढ़े लिखे भारतीयों ने शुरू से इस बात का ध्यान रखा कि हमें विविधता में एकता को नरिश करना है, आगे बढ़ाना है। ठीक, तो भारत में राष्ट्रवाद की परिभाषा, राष्ट्रीयता आपको एक नए सिरे से दिखेगी। आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब का हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। ठीक, बट उस हत्याकांड के विरोध में देखोगे पूरे देश में उसका विरोध, 1919 के हत्याकांड में। तो ऐसा क्या हुआ, ठीक है, कि भारत में इस तरह की राष्ट्रीय भावना दिखाई पड़ने लगी। रॉलेट सत्याग्रह आया तो पूरे देश में उसका विरोध, रॉलेट कानून का विरोध हुआ। खिलाफत के मुद्दे में पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा। ठीक है, ऐसा क्या हुआ 100 वर्षों में, 19वीं सदी में, कि भारत में ये जब क्षेत्रीयता के तत्व थे वो थोड़े कमजोर, मतलब वो तो रह गए, उसके साथ साथ उसके ऊपर एक राष्ट्रीयता का तत्व भी उभरा। जब हम राष्ट्र कहते हैं और राष्ट्रीय चेतना कहते हैं तो आपको ये दो बात ध्यान रखनी। राष्ट्र का मतलब लोग, कभी आप भूल ना जाएं, इसके लिए ये भी ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री मन की बात में समय समय पर राष्ट्र को संबोधित, राष्ट्र यानी लोगों को संबोधित करते हैं। राष्ट्रीय चेतना यानी लोगों का भावनात्मक जुड़ाव। इसको उदाहरण देके मैंने भी आपको बताया, अंग्रेजों ने जब भारत को जीता तब भारत एक राष्ट्र के रूप में दिखाई नहीं पड़ रहा था, बट ब्रिटिश शासन काल में ऐसी परिस्थितियां बनती चली गई कि भारत एक राष्ट्र के रूप में उभरता भी गया और मजबूत होता गया। इसका एक कारण था कि भारत का भी अपना एक सांस्कृतिक आधार हजारों साल से मौजूद। क्लियर सभी को? अभी अब आगे और बात होती जाएगी, तुम लोग बात करते जाएंगे। इसी में जब हम लोग अभी राष्ट्र या राष्ट्रीय चेतना की हम लोग बात कर रहे हैं, हमने बताया कि राष्ट्रीय चेतना आपको सब लोगों में एक जैसा नहीं दिखेगा। तो ऐसा नहीं होगा कि राष्ट्रीय आंदोलन का मतलब पूरा का पूरा समाज ही आंदोलन में भाग ले रहा है। गांधीवादी आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन है, बट हो सकता है देश का 15-20% लोग आंदोलन में भाग ले रहे हैं। जैसे क्रिकेट का एग्जाम्पल दिया कि केरल वाला व्यक्ति भी बहुत दुखी है और तमिलनाडु वाला भी क्रिकेट प्रेमी दुखी है। जैसे हमारे दिल्ली में बैठे हुए, ये अच्छा नहीं लगा इन्हें। ठीक, तो इन्हें नहीं पता, बट हम कहीं पर भी रहेंगे तो हम ये कनेक्ट हो जाते हैं। तो राष्ट्रीय भावना का ये मतलब नहीं कि वो भावना सब में एक स्तर पे हो, किसी भी मुद्दे पे एक स्तर पे, ऐसा नहीं होता है। ये व्यक्ति तो व्यक्ति, हम जब किसी को, जब हम कहते कि नहीं भाई ये राष्ट्रवादी नहीं है, तब जब वो उसकी किसी गतिविधियों से राष्ट्र को नुकसान, आमतौर पे मेरा काम पढ़ाने का है, मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ, आपका काम पढ़ने का, आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, ये सब भी राष्ट्र को बढ़ाने वाली गतिविधि है। ऐसा नहीं है नहीं नहीं आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं कर रहे हैं जिससे समाज राष्ट्र को नुकसान हो, तो बहुत ये भी एक राष्ट्र के प्रति योगदान ही तो है हमारा। मैं, मुझे जो काम है मैं वो कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि हम सेना में शामिल हों, पुलिस में शामिल हों तभी राष्ट्रवादी सरकारी नौकरी करें, तो भाव वाली बात है। तो भावनाएं एक जैसी नहीं होती हैं, आप ये ध्यान रखिए। अलग अलग मुद्दों पे, जैसे मान लो कभी कभी सुनोगे एक वर्ड आएगा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। संस्कृति का मतलब तो पता है ही आप लोगों को, धर्म है, भाषा है, या इस तरह की कोई बातें होती है, खान पान पहनावा, है ना। ऐसे किसी मुद्दे पे यदि राष्ट्रीय भावना का उभार, तुम कहते हैं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। आर्थिक मुद्दों को लेकर के तो आर्थिक राष्ट्रवाद शब्द यूज किए जाते हैं। ठीक, इस तरह के शब्द यूज किए जाते हैं बोलचाल की भाषा। दादा भाई नौरोजी ने बताया भाई अंग्रेजों के द्वारा धन का दोहन किया जा रहा है। ठीक है, जब जब आंदोलन चलेगा तो होगा कि भाई ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना है। ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार यानी आर्थिक राष्ट्रवाद का एक उदाहरण है। अंग्रेजों को कर नहीं देना, आर्थिक राष्ट्रवाद यानी आर्थिक घटनाओं के साथ भावनात्मक जुड़ाव, आर्थिक राष्ट्रवाद। चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करना है, चीनी वस्तुओं का हो गया आर्थिक राष्ट्रवाद। ऐसे समझने के लिए कभी कभी ना शब्दों को घुमा फिरा के सवाल आते हैं बातचीत में। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत सारी चीज़ों को, जिसमें हम देखेंगे भाषा, धर्म, त्यौहार, ऐतिहासिक पुरुष। जैसे बाल गंगाधर तिलक का नाम अग्रणी है इन सब में।
शिवाजी जयंती का बराबर आयोजन करेंगे, वो गणेश उत्सव को मनाएंगे, धीरे धीरे पूरे भारत में उसका प्रसार करेंगे। ठीक है, जब गणेश उत्सव मनाया जाएगा धूमधाम से तो लोग इकट्ठा होंगे, और उसमें क्या होगा, धर्म के नाम पे लोग इकट्ठा हुए हैं और फिर राष्ट्र की बात हो रही है, उसमें कुछ करना पड़ेगा अंग्रेजों का। ठीक है, शिवाजी जयंती के नाम पे लोग इकट्ठा हुए हैं, शिवाजी के वीरता के किस्से खूब बताए जा रहे हैं। ठीक है, और फिर उसमें कहा जा रहा है कि हमें भी शिवाजी की तरह साहसी बनने की। ये सब उदाहरण क्या होते हैं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के, बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन पढ़ने वाले हैं सब हम। आज के जीवन में भी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, मैं भी, ये अलग से बात कभी होगी। बंगाल विभाजन के विरुद्ध स्वदेशी आंदोलन चलेगा, हम पढ़ने वाले हैं रिसेंटली, बहुत जल्दी टॉपिक सब आने वाला है वे सब। गंगा में डुबकी लगा के सौगंध, ठीक है, कि भाई हमें ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार। एक आस्था है गंगा को लेकर के, तर्क से कभी भी देखेंगे आप तो ऐसा लगता है कि डुबकी लगाने से पाप धुल जाएगा, तर्क की कसौटी, आस्था प्रबल है। महाकुंभ में मतलब दुनिया में इससे बड़ा समागम तो होता ही नहीं, कोई धार्मिक समागम। मैं भी जाता हूं, आपको लगेगा सर ने क्या क्या पाप किए, वहां जाके बहुत अच्छा लगता है, डाइवर्सिटी को देख करके, चीज़ों को देख करके, है ना, मतलब वहाँ जा करके, मतलब इतनी सारी चीज़ें वहाँ हो रही होती है ना, एक्टिविटीज़ हैं, मतलब अलग अलग अखाड़ा है, आश्रम के लोग वहाँ आते हैं, इतनी सारी परंपराएं, हमें पता ही नहीं चलता, हमारी शहरी जीवन में ये सब भी है हमारे समाज में। ऐसे कोई ओकेजन मुझे मिलता है, कोई इवन किसी अलग राज्य में भी, जैसे कहीं जा रहा हूँ विवाह वगैरह में, कभी कोशिश करता हूँ, मुझे यदि समय है तो मैं पूरे विवाह के तौर तरीके को देखूँ एक बार, क्या रीति रिवाज है यहाँ का, मतलब अंतिम संस्कार है तो क्या रिचुअल्स है। ठीक है, कल्चरल डाइवर्सिटी तो हम पढ़ते ही है ना, और एक होता है कि हम जीते भी रहते हैं, क्योंकि वो पाठ होता तो देख रहे होते हैं हम, नृत्य गान से लेके भाषा वगैरह। तो सांस्कृतिक ऐसी गतिविधियां जिसमें राष्ट्रीय भावना को उभार दे, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। आज के समय में ना खूब चर्चा होती है कि भाई ये राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्रवादी नहीं है। क्या होता है, जब भावनाएं प्रबल होती हैं ना, तो तर्क कभी भी टिक नहीं पाता भावनाओं के आगे। जब भावनाएं शांत होती हैं तब तर्क, अब कितने भी तार्किक हो, भावना में एक बार क्रोध, क्रोध भी एक तरह का भाव है, गुस्से में आ गए, सबको पता रहता है आमतौर पर लड़ना अच्छी बात नहीं है, क्रोधित होना अच्छी बात नहीं, बट एक बार गुस्से में आ गए तो अब तो तर्क गया ना, विवेक गया अब तो। जब गुस्सा शांत होता है फिर रियलाइज होता है गलत है ये। ठीक है, तो भावनाएं बड़ी प्रबल होती हैं। ठीक, तो भावनाएं आज भी देखोगे आप, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की खूब चर्चा होगी, आप देखोगे आप, थोड़ा सा अस्पष्ट सा है मामला ये, बट चर्चा होती रहती है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। यानी धर्म को लेकर के, भाषा को लेकर के, व्यवहार को लेकर के, पूजा पाठ को लेकर के, ठीक है, इन सब चीज़ों को लेकर के जब राष्ट्रीय भावना को उभारने, ठीक है, तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। आपने देखा होगा पीछे जनवरी में बहुत भव्य तरीके से अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन, पूरे देश में उसका प्रचार प्रसार, एक उत्सव का माहौल। जो नहीं भी कनेक्टेड था उसको भी पता चल गया था कि भाई हाँ, आज राम मंदिर का उद्घाटन, मतलब वो होने जा रहा है, मतलब प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है आज। हमने क्या देखा, हर जनवरी में, मेरे ख्याल में 22 या 24 जनवरी, 22 जनवरी था, हाँ। हमने क्या देखा उस समय, पूरा भारत, अब कहीं चले जाइए आप, वो एक उदाहरण था सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का। ठीक है, बट ऐसा नहीं ना कि फिर वही बात हम कहते हैं, किसी भी मुद्दे पे आप ये नहीं देखोगे कि सब लोग उसमें पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं या उनको पता है ही। हजारों लोग ऐसे जिनके परिवार में किसी न किसी का निधन हो जाता है, उन्हें पता ही नहीं होता क्या हुआ। लाखों करोड़ों लोग हैं जो रोज भोजन के लिए स्ट्रगल करते हैं, उन्हें नहीं पता कि कौन सा क्या चल रहा है। ऐसा नहीं कि किसी मुद्दे पे कभी भी मत सोचिएगा राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीयता का मतलब सब में एक जैसी अभिव्यक्ति है, सोच होगी। बट इसकी खूब चर्चा आज भी होती है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। बात समझ में आ रही सभी को? अब जैसे हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन का मतलब हो गया इन भावनाओं से युक्त आंदोलन, भारतीयता से युक्त आंदोलन, इस चेतना के साथ, इस भाव के साथ आंदोलन की, भारत वाली भाव। आगे हम
बहुत सारे उदाहरण से इसको समृद्ध करेंगे हम। अंग्रेजों को कैसे भगाया गया वो तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बट साथ ही साथ मैं आपको हर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा भारत एक राष्ट्र कैसे बना। ठीक, अगले 5 7 8 क्लास में काफ़ी सारे उदाहरण आ जाएंगे आपके। 57 के विद्रोह में जैसा हमने कहा, देखो कल डिबेट, बहुत सारे डिबेट वगैरह चलते रहते हैं इसमें। एक बार मैं थोड़ा पानी पी लूँ। आज शाम में 7 बजे, पता नहीं लाइव है या रिकॉर्डेड है, लाइव क्लास है मेरी क्लास, तब मुझे नहीं पता था। ठीक है, आपको ज़्यादा अच्छे से पता है फिर। हिस्ट्री को लेकर के, इंटरव्यू को लेकर के, मतलब एक है सेशन है मेरा, ठीक है। इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी करें हिस्ट्री को लेकर के, उसमें शुरू का जो 5 10 मिनट होगा वो किसी के लिए भी है, और आखिरी का जो 10 मिनट होगा वो, और जो सजेशंस होता है, बस मुझे बताना है हिस्ट्री को रख के, बट तैयारी तो कहीं पे भी होती है वो, मतलब ठीक है। 1 आध घंटे का, 1.25 घंटे का सेशन शायद होगा मेरा। अभी तो पहली बार ले रहा हूँ, इसलिए टाइम का अनुमान नहीं है, बात करते करते आदमी किधर निकल जाए। बट वैसे बहुत ब्रीफ रखना है हमें, क्योंकि जैसे बोझिल होता है ना, तैयारी कमज़ोर पड़ जाती है, ठीक है ना। तैयारी हमेशा स्टेप में होती है। पहला बहुत मजबूत बुनियाद, जहाँ से हम खुद भी चीज़ों को हैंडल कर सकें, उसके बाद जब जब कुछ नई समझ बने, गलतियाँ, उसको सीखते जाना होता है तैयारी में, ठीक है ना। ऐसे करके ये मॉडल पूरी तैयारी में काम आता है, ठीक है। तब है लाइव इसका मतलब ना 7 बजे, ठीक है फिर तो। हाँ, अभी हम लोग बात कर रहे थे जैसे डिबेट को लेकर के, हम बात कर रहे थे आपसे बहुत सारे। जैसे कल ही एक आया था कि किसी ने कहा कि धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह, लिखना नहीं है आपको, है ना। किसी ने कहा सैनिक विद्रोह, तो बात कर ही चुके हैं आपसे हम। धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह, ठीक, इस तरह की बात मान लो। कल भी हम लोग बात कर रहे थे कि भाई किसी ने एक बात कह दी, तो क्या आपको लगता है पूरा का पूरा 57 का विद्रोह ईसाइयों के विरुद्ध था? ऐसा लगता है क्या? नहीं ना, तो यहीं पर दृष्टिकोण क्लियर है। ये नजरिया था ही नहीं, ये तो शोषण के विरुद्ध विद्रोह था, अलग अलग वर्गों का संतोष। मान लो कभी किसी ने पूछा, भाई ये एक दृष्टिकोण है और इसमें ब्रिटिश सरकार को ईसाई उसके तौर पे देखा जा रहा है, इसमें ये बताया जा रहा है कि 57 का विद्रोह था जो वो ईसाई धर्म के विरुद्ध था। आप कह सकते हैं कि हाँ, ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों से लोगों में असंतोष जरूर था, सरकार धर्म को सपोर्ट कर रही थी, ठीक है, ईसाई मिशनरियों को उसको लेकर भी असंतोष था, फिर आप समर्थन में थोड़ा बहुत बता सकते हैं। बट जबरन प्रलोभन दिया जा रहा था धर्मांतरण के लिए, ये सब असंतोष के कारण हो गए, ठीक है। बट केवल यही रीजन नहीं था, ना तो कारण के तौर पे ना ही विद्रोह के तौर पे, दूसरा रीजन आपने बता दिया, ठीक है। लेकिन इस तरह के सवाल जो पूछे जाते हैं, पूछे वो ऑप्शनल में, जीएस में थोड़ा, जैसे हमने कल कहा था आपको कि परिणाम पे एक सवाल और पूछे गए हैं कि ब्रिटिश भारत में 57 का जो विद्रोह है, ब्रिटिश नीतियों में एक मील का पत्थर है, ऐसा सवाल पूछा, ऐतिहासिक मोड़ है, ऐसे करके एक सवाल पूछा, परिणाम पे सवाल, वो भी सिंपल सवाल, परिणाम आपको लिखना है। तो आप इस तरह के इसमें आपको नहीं जाने, बट इसमें एक मेजर क्या है आप, मैं बताऊं आपको। जैसे किसी ने कह दिया, मान लो राष्ट्रीय विद्रोह, जैसे डिजरैली करके हैं, ब्रिटिश मंत्री थे, उन्होंने कह दिया राष्ट्रीय विद्रोह था। किसी ने कह दिया सैनिक विद्रोह, सपोज दैट, जैसे सैयद अहमद खां है मेन देखा जाए तो, और भी हैं इसमें, टीले हैं, और भी 2 3 विद्वान हैं जो कह रहे हैं कि भाई ये सैनिक विद्रोह था। जैसे कहते हैं कि भाई ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम,
ये वीडी सावरकर जी ने, ठीक है, इन्होंने कहा कि भाई ये फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। इसी में किसी ने कह दिया कि सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष थे। ये अंग्रेज ने एक बात कही किताबों में, किसी ने कह दिया ये हिंदुओं मुसलमानों का षड्यंत्र था, किसी ने कहा धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह था। ठीक है, इस तरह की बात है। तो ऐसा नहीं कि सारे ओपिनियन, बट कोई भी ओपिनियन पे आप स्टैंड ले सकते हैं, क्योंकि किसी एक चश्मे में तो नहीं देख सकते ना 57 के विद्रोह को, हमने तो हॉलिस्टिक देखा है। यदि किसी ने कहा है सैनिक विद्रोह, इसका मतलब कुछ तो तत्व है उसमें, किसी ने कहा ईसाइयों के विरुद्ध, कुछ तो बात है इसमें, तो कुछ होता है वो, बट पूरी तरह से वही नहीं है, दूसरे पक्ष भी हैं इसमें। एक कहा जाता है न तो ये प्रथम था और ना ही राष्ट्रीय। सुन लीजिएगा, बाद में रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। 57 के विद्रोह को राष्ट्रीय क्यों नहीं कहा जाता है, एक एक तर्क जो दिया जाता है, वो तर्क ये दिया जाता है इसमें राष्ट्रीय न कहे जाने के पीछे, कि भाई जितने भी नेता इसमें भाग ले रहे थे वो अपने अपने हितों के लिए, न कि भारत की भावना से प्रेरित होकर भाग ले रहे थे, सब अपने अपने हितों के लिए भाग ले रहे थे। इनके पास कोई भारत को लेकर के प्रगतिशील कार्यक्रम नहीं था, इसलिए 57 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहना उचित नहीं है। बट इसका दूसरा पहलू क्या होता है कि भाई ठीक है, हम पूरी तरह से राष्ट्रीय मान लो, हम नहीं भी मानते हैं, एक समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ, बट राष्ट्रीय चेतना एकाएक किसी समाज में ऊपर से बारिश थोड़ी होती है, उसकी उस परिस्थितियों में ही राष्ट्रीय चेतना का उदय होता है। ठीक है, हम पूरी तरह से हम राष्ट्रीयता के तत्व इसमें हमें न भी दिखाई पड़े, बट ये तो तय है कि 57 का संघर्ष पहला संघर्ष था जिसमें राष्ट्रीय चेतना का एक मजबूत बीजारोपण हुआ। अब हम 57 के विद्रोह को फल कैसे मान लें, जब बीज का दौर है वो, तो 57 का विद्रोह जिस समय हो रहा है वो राष्ट्रवाद के बीजारोपण का दौर है, और हम फल के रूप में देखेंगे उसको, हम तो संभव नहीं है ना। पहली बार इतने बड़े पैमाने पर ब्रिटिश विरोधी संघर्ष का आयोजन, इसके बाद किसी न किसी रूप में संघर्ष चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। दूसरा आप देखेंगे कि 57 के विद्रोह के बाद स्वतंत्रता संघर्ष पे, राष्ट्रीय आंदोलन पे इसका क्या प्रभाव पड़ा। कल मैंने पूरा एक आर्गुमेंट आपको दिया था, याद है ना, आपको लिखवा दिया था आपको। तो राष्ट्रीय नहीं है तो क्यों, और राष्ट्रीय है तो क्यों। राष्ट्रीय है तो क्यों, उसका उत्तर मैंने कल लिखवा दिया था आपको, नहीं है तो क्यों मैंने भी आपको समझा दिया। ये सबसे प्रोमिनेंट डिबेट है जो जीएस में, जिसके पूछे जाने की संभावना हो सकती है, रह सकती है, सबसे महत्वपूर्ण डिबेट। समझ में आ रही बात सभी को ना। तो यह राष्ट्रीय, ना तो यह प्रथम था ना ही राष्ट्रीय था, तो राष्ट्रीय क्यों नहीं था, तर्क दे दिया। अब राष्ट्रीय क्यों है, उस तर्क लिखा दिया आपने, ठीक है। और झुकाव हमें राष्ट्रीयता की तरफ रखना है। देखो, राष्ट्रीय चेतना किसी भी समाज में एकाएक परिपक्व अवस्था में नहीं आती है ना, धीरे धीरे इवॉल्व होती है, ठीक है। तो एक हमने ले लिया। अब कहा गया प्रथम नहीं था, 57 का विद्रोह जो था प्रथम विद्रोह नहीं था, क्योंकि 57 का विद्रोह क्या था, नागरिक विद्रोह था, ठीक, प्रथम विद्रोह नहीं था। क्यों, इससे पहले भी सैनिक विद्रोह हो चुके हैं, इससे पहले भी नागरिक विद्रोह हो चुके हैं, कोई पहला विद्रोह नहीं था। बात सच है कि पहला विद्रोह नहीं था, लेकिन यह भी सच है कि पहले वाले विद्रोह से तुलना करें तो 57 का विद्रोह कई मामलों में अलग था। सामाजिक आधार देखें आप इसका, क्षेत्रीय प्रसार देखें आप इसका, आज़ादी की लड़ाई पे प्रभाव देखें आप, ब्रिटिश नीतियों में परिवर्तन देखें आप। पहले किसी भी नागरिक विद्रोह के बाद इतना बड़ा बदलाव थोड़ी आया किसी चीज में। तो ठीक है, ये पहला विद्रोह नहीं था, बट प्रथम विद्रोह से कई मामलों में ये अलग भी था। ऑलमोस्ट उत्तर के रूप में ही मैंने बोल दिया है इसको, दोबारा रिकॉर्डिंग वगैरह सुन लीजिएगा आप इसको कभी भी। एक छोटा सा प्रश्न और उठा तो आपको याद होगा, 57 के विद्रोह को विद्रोह ना पूछ के क्रांति पूछे तब हम क्या करेंगे। हम विद्रोह का मतलब तो मैंने आपको समझा दिया था, दिमाग में बैठ गया होगा आपके, ठीक है ना। व्यवस्था से असंतुष्ट
एक या एक से अधिक वर्गों का विद्रोह हो गया मान लीजिए, जो सफल नहीं होता है। व्यवस्था से असंतुष्ट लोगों का विद्रोह जो सफल होता है और व्यवस्था में बड़े पैमाने पर परिवर्तन होते हैं, उसे हम क्रांति कहते हैं। 57 के विद्रोह के बाद भी अंग्रेजों का शासन रहा। 57 से पहले भी अंग्रेजों ने शोषण किया, 57 के बाद भी अंग्रेजों ने शोषण किया। तो 57 के बाद ऐसे देखोगे तो व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ। क्रांति की परिभाषा में क्या है? व्यवस्था परिवर्तन, आमूलचूल परिवर्तन, बड़ा बदलाव। 57 के बाद ऐसे देखा जाए तो जिसकी सरकार पहले थी उसकी सरकार भी बाद में रही, तो व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन 57 के बाद बदलावों के दृष्टिकोण से देखें तो हम इसे क्रांति भी कह सकते हैं। ब्रिटिश नीतियों में कितना बदलाव हुआ, 2 पैराग्राफ में वो बता दिया। आज़ादी की लड़ाई पे क्या क्या इसका प्रभाव पड़ा, ठीक से उसको बता दिया थोड़ा विस्तार में, जो जो लिखा है मैंने। तो आपको केवल कहना हो कि अच्छा ये विद्रोह नहीं थी बल्कि क्रांति थी, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक पैराग्राफ में समझाना पड़ेगा विद्रोह और क्रांति का मतलब क्या होता है। और फिर स्वतंत्रता संघर्ष पे प्रभाव और ब्रिटिश नीतियों में बदलाव, उन दोनों को लिख दीजिए आप और कह दीजिए क्रांति। सब खेल दृष्टिकोण का है, लिखने का है। पीसीएस में कभी कभी सवाल आया है ये वाला। 57 का विद्रोह ना तो प्रथम था ना ही राष्ट्रीय था। ठीक है, आपको जाना कहाँ है मैंने लिखवा दिया, स्वतंत्रता संघर्ष पे क्या प्रभाव पड़ा, किस दिशा में लेके जाना है आपको। ठीक, और वो आज का रिसर्च भी यही है। सरकार का नज़रिया उतना मायने नहीं रखता है। लोक सेवा आयोग स्वायत्त संस्था है, हम लोग तो बातचीत करने के क्रम में सरकार की बात कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता कि सरकार की बातें इतिहास को प्रभावित बहुत करती हैं। ठीक है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है। आयोग का अपना नज़रिया है। 2014 से या उससे पहले से ही हमारे तमाम बड़े नेता हैं भाजपा के जो इसे क्रांति कहते हैं, बट यूपीसी तो अभी भी विद्रोह के रूप में पूछती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि सरकार जो कह रही है वो एक स्वायत्त संस्था है, एक दृष्टिकोण है। आज बहस चल रही है तो 20 वर्षों के बाद किताबों में देखोगे इसको क्रांति के रूप में। ऐसे होता है, ऐसा नहीं तो आज इन्होंने कह दिया कल किताब में आ गया। ठीक है, उस पर चर्चा बहस बुद्धिजीवियों के बीच में होती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी होता है ना इसमें। ऐसा थोड़ी होता है कि आपने कह दिया और वो बात हो गई। इतिहास पे बाहर के लोग भी तो अनुसंधान करते हैं भारत में, उनका भी अपना एक पैमाना है। हम भी अनुसंधान करते हैं दुनिया के अलग अलग देशों के बारे में, हमारा भी अपना एक पैमाना है। तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसलिए बट कभी पूछ देगा तो आपको केवल परिणामों पे ध्यान देना है। ठीक, राष्ट्रीय नहीं था उसका मतलब क्यों कहा जाता है, बट राष्ट्रीय कैसे है ये तो लिखा दिया हमने। प्रथम नहीं था ये हमने बता दिया, लेकिन प्रथम न होते हुए भी पहले से अलग कैसे ये भी मैंने आपको बता दिया। अब जैसे इसमें हमने कह दिया सैनिक विद्रोह, ठीक, इसका आइडिया आपको दे दिया था पिछले क्लास में। राष्ट्रीय विद्रोह, इस पे अभी बात हो गई। सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष, किसी एक ब्रिटिश ने कहा यह सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष है। इसमें क्या होता है कि अंग्रेज अपने आप को सभ्य कह रहे हैं। अंग्रेज कह रहे हैं कि वो चाहते थे आधुनिक सेना का गठन हो, उसमें अनुशासन हो। इस बात को लेकर सैनिकों में बहुत आक्रोश था, सैनिकों को सभ्य बना रहे हैं। अंग्रेज भारत में समाज सुधार कर रहे हैं ताकि अमानवीय प्रथा समाप्त हो। इस बात को लेकर रूढ़िवादी भारतीयों में संतोष था। ठीक है, मतलब उनका तर्क है कि हम तो सभ्य अच्छा काम कर रहे थे भारत में, हम भारत में पूंजीवादी व्यवस्था, भारत को एक राष्ट्र के रूप में स्थापित कर रहे हैं, भारत का राजनीतिक एकीकरण कर रहे हैं हम, आधुनिक शिक्षा का प्रसार कर रहे हैं हम, समाज सुधार कर रहे हैं हम, आधुनिक प्रशासन का गठन कर रहे हैं हम, सेना का गठन। भारतीयों में इस बात को लेकर गुस्सा था, भारतीय असभ्य बने रहना चाहते थे। ठीक, तो ये सब इतिहास लेखन कहलाता है। बट हमें इतिहास लेखन में फिर नहीं जाना, हमें समझना सभ्यता का मतलब यहाँ क्या। अंग्रेज अपने आप को सभ्य बता रहे हैं, किन अर्थों में, क्यों, कारण में से पॉइंट निकाल लीजिए आप। और उसी आधार पर हमें बर्बर कह रहे हैं। क्या हम बर्बर थे, इस बात को मानना जा सकता है क्या? बात तो क्लियर है कि हमें बर्बर नहीं मानना है आपने। बर्बर तो अंग्रेज थे जिनकी नीतियों के कारण इतना अकाल आता था, लाखों लोग मारे जाते थे, रंग के आधार पर भेदभाव करते थे, धन का दोहन करते थे।
भारत को मतलब एक तरह से पिछड़ेपन के उस चक्र में उन्होंने ढकेल दिया था। ठीक है, बर्बर तो अंग्रेज थे, हम थोड़ी बर्बर थे इसमें। ठीक है, ऐसे करके दृष्टिकोण अपना मतलब, तो हर बात है तो किसी ने कोई बात कही, आपको अध्ययन नहीं जाना किसने कही। वो अभी हैंडआउट्स किसी कारण से नहीं आ पाया, कम्युनिकेशन गैप के कारण। मे भी क्लास के बाद अभी हमने कहा है कि आप लेके आइए जेरोक्स, उसमें लिखा हुआ है सब, मेंशन था। ऑब्जेक्टिव के लिए सपोर्ट में मैंने दे रखा है। ठीक है, तो आप थोड़ा बहुत उसमें देख लीजिएगा किसने क्या कहा। ठीक, सब्जेक्टिव वाली बात मुझे समझानी थी आपको एक बार, जो लिखाना था वो तो लिखा दिया कल आपको हमने। कोई भी सवाल इसमें उठता है ना, हमको ये नहीं सोचना है कि हमें कुछ अलग से पढ़ाई करनी है। सबसे पहला काम तो ये करना है आपको, ये दिमाग से निकाल लीजिएगा पढ़ के आगे कुछ करने वाले, पढ़ लीजिएगा जहाँ जहाँ पढ़ना है, जिस जिस किताब में पढ़ना, कुछ नहीं होना है। और जहाँ ऐसा फ्रीडम होता है ना, मतलब कि वहाँ कहिए आप अपने हिसाब से। मैं तो उतना ही बता रहा हूँ जिससे आप थोड़ा सा उत्तर लिख पाएँ। मैं तो बहुत कुछ कह दूंगा इसमें, तो फ्रीडम है ना इसमें कहने की अपनी बात। आपको तो जैसे अपने एग्जाम्पल देके बताया, देखो कारण में इन सब आधारों पर अंग्रेज हमें असभ्य बता रहे हैं, बर्बर बता रहे हैं और अपने आप को। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है, सिक्के का दूसरा पहलू भी है। ठीक है, अंग्रेजों ने भारत का जिस निष्ठुरतापूर्वक शोषण किया, वो सभ्य कैसे हो सकते हैं? भारत में भारतीयों के साथ भेदभाव, वो सभ्य कैसे? यहाँ आपके पास फ्रीडम है अपनी बात कहने की। ये वाली बात, दो तीन बातें भी आपने कह दी। वास्तव में यह विचार अंग्रेजों के शोषणकारी नीति को ढकने के लिए, ठीक है, उसको एक आवरण देने के लिए लाया गया है। सभ्यता और असभ्यता का बहस बेसिकली है शोषण को छिपाने के लिए। ठीक है, ऐसा तो पहले से पता है हमें कहाँ लेके जाना है। मतलब हमने बोल दिया आपको इसलिए शुरू में ही क्लास के स्टार्ट में, ताकि आपको देखना हो, एक ही साथ हम सारी बात बोल जा रहे हैं। दोबारा आप देखना चाहें तो देख सकते हैं आप। कल आप में से कोई एक बच्चा लेकर के आ गया था, वरना मैं इस तरह का डिस्कशन किसी क्लास में नहीं करता हूँ, राष्ट्रीय वाला करके छोड़ देता हूँ। आप में से कोई लेकर के आ गया तो हमने कहा चलो एक बार बकैती कर लूँ मैं भी। बकैती मतलब सही दिशा में, बहुत लोग बकैती करते हैं। ठीक है, डरता हूँ। ठीक है, सोशल मीडिया से डर बहुत लगता है। मैं मनाता रहता हूँ कि उसमें कुछ ना ही आए वीडियो वगैरह। अपने जिन बच्चों को पढ़ा रहे हो ज़्यादा ठीक है ना, मतलब अनियंत्रित है। ठीक है, बहुत कुछ मतलब, इसलिए मैं बहुत कम देखता हूँ, कभी कभी कुछ आता है तो, बट मैं ज़्यादा देखता भी नहीं हूँ। और क्योंकि संस्था के द्वारा दिया जाता है, मेरा तो कोई रोल नहीं, मेरा ना तो कोई यूट्यूब चैनल ऐसा कुछ नहीं होता है कभी। अब मेरी इच्छा रही है, कभी कभी आती है कि मैं कुछ सीरीज बनाऊं, मतलब काम की बातें, 2 मिनट 5 मिनट का सीरीज ऑफ वीडियो बनाया जाए, जैसे इंटरव्यू है, इसका एक सीरीज बना दें हम 5-5 मिनट का। ठीक है, छोटा छोटा वीडियो, ताकि कभी हमने देखा तो अच्छा एक पॉइंट आज कवर हो गया, ऐसे 25 बातें तो हमें समझ में आ गई कि होता क्या है। मतलब इस तरह का, मतलब एक कंस्ट्रक्टिव कंट्रीब्यूट करने की इच्छा रहती है कि कुछ भी किया जाए तो जिसका फायदा मिले। मतलब व्यूज से उससे मतलब नहीं होता कि व्यूज कितने हैं, मतलब ये हो कि उसका फायदा उन लोगों तक पहुंचे जो बात जहां पहुंचनी। ठीक है, उल्टा पुल्टा आप देखते हो सोशल मीडिया पे, अभी पटना का आंदोलन चल ही रहा है उसमें। अभी क्या था कि कुछ समय पहले तक हर बात पे, मतलब सही गलत खान सर को खींच लिया जाता था, लोगों का व्यूज बढ़ जाता था। भारत के मुख्य न्यायाधीश यदि एक दो बात बोलेंगे तो हो सकता है चंद हजार लोग देखें उसको, पढ़े लिखे नहीं है ना, मतलब उतने योग्य नहीं है, बट मुख्य न्यायाधीश बन गए। ठीक है ना, खान सर फरार, 5 लाख लोगों ने इसको देख लिया, कहाँ चले गए भाई, कोचिंग पे ताला लग गया। अरे लोगों ने क्या किया कि, तो बहुत क्लियर कट है, हम सब उस संस्था के पार्ट हैं। खान सर इतने कम उम्र में एक विजन के साथ कि कम पैसे में शिक्षा अधिक से अधिक लोगों तक हम पहुंचाते हैं, रास्ता बनाया, वो विजनरी है इस मामले में, बहुत आगे बढ़े। और
वैकल्पिक शिक्षा पे काम किया, बहुत लोगों को उसका फ़ायदा मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कि लोकप्रियता भी बहुत है सोशल मीडिया पे, और बच्चे बहुत मोहब्बत भी करते हैं उनको, जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं बहुत मोहब्बत करते हैं उनके बारे में, अच्छी बात है। अब जिनके इतने समर्थक हो जाते हैं, चूँकि युवा पीढ़ी है, लोगों को लगता है खान सर के बारे में कुछ भी कहेंगे तो सोशल मीडिया पे हमें अटेंशन मिल जाएगा। तो उनसे मिलने भी जाता है तो अपने यूट्यूब पे चल रहा है, आज खान सर का हाल चाल सेहत जानने के लिए ये सर गए, तो उन्होंने अपना डाल दिया उसके ऊपर भाई। तो देखो आंदोलन चल रहा है तो बहुत दुखद है, बच्चे वहाँ कर रहे हैं वो अलग है, बट भला हो प्रशांत किशोर का कि जब से ये आए तब से हमारे खान सर बच गए हैं। सोशल मीडिया पे कम से कम कोई खान सर को फिलहाल नहीं ढूंढ रहा है इस समय। तो प्रशांत किशोर की बात चल रही है, अच्छा बुरा, तो प्रशांत किशोर ने खान सर को वहाँ से ठीक है अपने ऊपर ले लिया है। जो हो रहा है दुखद हो रहा है, मतलब देखो आप देखो समझ में आएगा लोकतंत्र में क्या क्या समस्याएं आती है। बच्चों ने अपनी बात बताई, सरकार कह देती कम से कम ये 3 दिन में मैं आपको रिपोर्ट दे रहा हूँ, आप लोग शांत रहिए, और वो बच्चे बैठे हुए हैं, पता नहीं वो अपराधी बैठे हुए हैं, सर्दियों में बैठे हुए हैं, खाने की समस्या, तमाम तरह की समस्या। सरकार को कहने में क्या चला जाता है कि भैया 3 दिनों में 5 दिनों में आपको मैं बता रहा हूँ इसके बारे में। कई बच्चों ने कहा मुख्यमंत्री जी से एक बार मिल लेंगे हम, मुख्यमंत्री जी इतना कह दें कि नहीं अब इसमें कुछ नहीं हो सकता तो हम लोग मान लेंगे और पढ़ाई में लग जाएंगे। कई बच्चों का इंटरव्यू सुना हमने आंदोलन में, और अभी प्रशांत किशोर जी को भी सुना, उन्होंने कहा बच्चों ने तो ये तक भी कहा था बस मना कर दें वो अपने मुंह से कि नहीं करेंगे, छोड़ देंगे हम लोग। तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ जा नहीं रहा है। जनप्रतिनिधि हैं, एक बार 2 मिनट मिल लेने से कुछ नहीं चला जाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझने का एक बड़ा अच्छा जरिया होता है। देखो अहिंसक आंदोलन है बट बात नहीं सुनी जाती है, ठीक है, लंबा आंदोलन चल रहा है, बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं, उसमें इलाज चल रहा है उनका, ठीक है, और एक पहली नज़र में कोई भी कह देगा अब तो अन्याय तय है, इसमें इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अन्याय इस सेंस में कि बापू सभागार में एग्जाम होने वाला है कल, देखो जिन बच्चों को हुआ क्वेश्चन यदि आसान आ गया, बाकी बच्चों के साथ अन्याय, क्वेश्चन टफ आ गया तो उन बच्चों के साथ अन्याय। पहली नज़र में लॉजिक से ही बात कट जा रही है, फिर सरकार बोलेगी नहीं हम नॉर्मलाइजेशन कर देते हैं हम, भाई उसके विरुद्ध में आंदोलन चला, और मुझे तो लगता है नॉर्मलाइजेशन को लागू करने के लिए सब कुछ ये राजनीति बहुत अलग तरीके से चलती है। नहीं नहीं हम एग्जाम लेंगे और हम नॉर्मलाइजेशन कर देंगे इसका, वापस वही बात पहुंच जाएगी, एग्जाम होगा रिजल्ट आएगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा इसमें, फिर ये बात वही पहुंच जाएगी। फिर मेरी नज़र में यदि बहुत सारी समस्याएं हैं, एक के साथ भी अन्याय क्यों, बहुत दुख तो होता है यार देख करके, मतलब जो बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे हैं अब उनको ऐसा लग रहा है, ठीक है, तो आप समस्याएं देखी भी है सोशल मीडिया पे, ठीक है, नहीं लोग भड़का रहे हैं, ये कर रहे हैं, विपक्ष का काम ही होता है जनता के मुद्दों को उठाने से, भड़काने वाली कौन सी बात है। तो लोकतंत्र का मतलब क्या रह जाता है, कोई मतलब नहीं रह जाता है। सारे विपक्षी दल को सहयोग करना चाहिए, और सरकार ऐसा विदेशी सरकार थोड़ी अपनी सरकार है, जैसे उन्होंने मुलाकात की वैसे कोई कमेटी बना देते हैं, वैसे कुछ कह देते हैं हम कर रहे हैं 5-7 दिनों में, टाइम बाउंड दे देते हैं आप लोग सब रिलैक्स रहिए आप, ठीक है आप लोग, और उस पर भी रिस्पॉन्स नहीं होता। यहाँ पे लोकतंत्र आके फंस जाता है कि अब क्या करें, कौन सा तरीका आप, यहीं पे लोकतंत्र की सीमाएं उजागर। अब तक की व्यवस्था में बेहतर व्यवस्था तो है ही है, लेकिन फिर यहाँ पे जब चीजें एकदम स्टक कर गई तो अब इसका क्या उपाय है। सैद्धांतिक तौर पे एक के साथ भी अन्याय अन्याय है, इसका क्या उपाय होता है, कुछ उपाय नहीं समझ में आता है। आंसर, ठीक है बच्चे आंदोलन करते हैं, मतलब मेरी समझ है, मेरी सर से कोई बातचीत नहीं है, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, सर के ऊपर अभी हर एक दिन लाखों बच्चों की क्लासेस चल रही हैं, संस्था में 1000-1500 लोग काम कर ही रहे होंगे शिक्षक के अलावा, उनके ऊपर और भी जिम्मेदारियां हैं, जिनकी क्लास चल रही वो क्लास चले, ठीक है, उस सब कुछ करते हुए भी जो प्रयास कर सकते हैं, आंदोलन में जाना हुआ, तबीयत बहुत खराब होगी मान लो उनकी, है ना, या उन्होंने खुद कहा कि हम कोर्ट के मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहे हैं। आंसर जैसे लोग निष्क्रिय नहीं रहते हैं ना, सरकार के अगेंस्ट में होते हैं कि भाई
सरकार का ये सब काम नहीं, बच्चों का हक हित में होना चाहिए। ठीक है, तो कई बार ये बात उठती होगी, आपके भी लोग कहीं कहीं चर्चा होती होंगी, तो दूसरा पक्ष भी तो देखिए ना, लाखों बच्चों की रोज क्लास चल रही है, इतने सारे लोग हैं भाई, जिनकी संस्था है तो पहली जिम्मेदारी तो उन्हीं की बनती है ना, सब कुछ ठीक से चले। ठीक है, ये सब भी तो जिम्मेदारियां रहती है ना किसी एक व्यक्ति के ऊपर, ऐसा तो नहीं होता है कि मतलब आप कोई आंदोलन हुआ तो फिर और भी दिल्ली में होता तो फलां सर को बुलाया जाए एकदम, मतलब। ठीक है, तैयारी करने का निर्णय, हाँ शिक्षक, जैसे मैं एकदम ओपनली कह रहा हूँ मेरी इस बात को कि बापू सभागार परिसर का जो भी वीडियोस हमने फुटेज देखा वो एकदम अन्याय है, और मेरे तर्क से तो परीक्षा रद्द ही होनी चाहिए, री एग्जाम होना चाहिए, मेरी जो समझ कहती है। क्योंकि अब वहां कराएंगे, पहले क्या होता था ना, आपने 100-200 बच्चों का एग्जाम करा लिया तो खप जाता था, चलो कोई बात नहीं है। अब 18,000 बच्चों का एग्जाम कराएंगे तो ये तो न्याय नहीं होगा। तो पहले का उदाहरण नहीं चलेगा इसमें कि 200-400 बच्चों का एग्जाम, ठीक है यार, 15,000 रिजल्ट है, उसमें 400 बच्चों का रिजल्ट या तो अच्छा हुआ बुरा हुआ चल जाता था। वो तो नए तरीके से कंडक्ट कराना चाहिए। और ये पूरी तरह से प्रशासनिक विफलता है, ये आयोग की विफलता भी नहीं है, इसमें कई बार आयोग को भी कल्पित बना दिया जाता है, सरकार से ऊपर आयोग थोड़ी है। आमतौर पे 20-25 बच्चे एक कमरे में एग्ज़ाम देते हैं और 2 इन्विजिलेटर होते हैं। 350 बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं एक कमरे में और 2 इन्विजिलेटर हैं। यहाँ 20 इन्विजिलेटर होने चाहिए। आमतौर पे ये एक स्कूल है, तो आप 10 मिनट में स्कूल के एक कोने से दूसरे कोने तक मूव कर जाएंगे आप। तो इतना बड़ा कैंपस है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको 20 मिनट लग जाएंगे उसमें। इन सबका आकलन तो प्रशासन, आयोग का काम होता है पेपर पहुंचा देना, फिर उसके बाद प्रशासन का काम होता है एग्ज़ाम को कंडक्ट कराना। अब एक ही है, आयोग कह सकते थे ना भाई कैसे तैयारी कराएंगे आप, तो प्रशासनिक विफलता साफ साफ है। जस्ट ऐसे अपनी तरफ से रख दिया हमने कि तो खान सर की कोई भी बात आए तो सर ऐसा नहीं कि वो जैसे इतर हैं, वो जरूरत पड़ने पे आते भी रहते हैं, और एजुकेशनल सेंस तो है ही, ईश्वर ने दिया, पॉलिटिकल सेंस भी बहुत है, कब आना है नहीं आना है। पर सबसे इंपॉर्टेंट है, लड़ाई लड़नी है बच्चों की, तो लड़ाई तो कई तरीके से लड़ी जा सकती है। लड़ाई मजबूती से लड़ी जा रही है, हो सकता है बहुत लोग आगे हों, पीछे कोई और भी हो। ठीक है, बहुत सारी बातें होती हैं उसमें, है ना। बट उनकी एक जिम्मेदारी बनती है कि जो क्लासेस चल रही हैं वो भी ठीक से चले। एसएससी के हैं, आईएएस के हैं, एनडीए के हैं, बहुत सारे बैचेस हैं। ऐसे जस्ट चर्चा कर दिया मैंने आपको कि आप पॉलिटिक में रखिएगा, बट हाँ, जब से शांत किशोर जी धरना पे बैठे हैं तब से खान सर की चर्चा कम हो गई है। वरना लोग वहाँ कुछ भी होता तो खान सर को ही खोज रहे थे, खान सर आएंगे कि नहीं आएंगे, खान सर ने आज छींका या नहीं छींका, तो न्यूज़ बन जा रहा था। ठीक है, 3-4 प्रश्नों का हमने एक अप्रोच बता दिया है आपको। जब भी ऐसे डिस्कशन को सुनेंगे ना, तो कम स्पीड रखिएगा, 2-4 मिनट सुनिएगा, उन बातों को पॉइंट जो करना हो करिएगा, फिर ऐसे करके 5-5 मिनट करके आगे बढ़िएगा। एक साथ पूरा सुनने से अच्छा थोड़ा थोड़ा सुनिए और थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स। ठीक, क्रांति पूछे तो क्या करना है ये भी मैंने समझा दिया आपको, कैसे लिखना है। ठीक है, अब इसी में कुछ कुछ किताबों का नाम भी उसमें मिल जाएगा आपको, जैसे एसेंसेन है, उनकी किताब है 1857, सरकारी किताब है वो। कॉजेज ऑफ इंडियन म्यूटनी है सैयद अहमद खां की। वीडी सावरकर की किताब है द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस है। इसी जोशी की किताब एक बड़े नेता हैं, रिवेलियन 1857 है। ठीक है, ऐसे करके ना बहुत सारी किताबों का नाम वगैरह भी उसमें हैंडआउट्स वगैरह में, या जो आपको दिया है उसमें है। ठीक है, उसको एक बार ऑब्जेक्टिव के लिए आप प्रैक्टिस वगैरह करिएगा, तब आप देखिएगा, उससे पहले देखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है सामाजिक धार्मिक सुधार। टॉपिक का नाम है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन।
ठीक है, नोटेड। अभी लिखवा भी देंगे आपको हम, ज़्यादातर 19वीं सदी करके ही पूछा जाता है। एक तो भी हम लिख लेते हैं क्या है ये, पहले लिख ही लेंगे हम लोग, फिर क्यों। कुछ शब्दों के बारे में थोड़ा बहुत बता देंगे हम, कुछ तथ्यात्मक जानकारी इसके बारे में। ठीक है, कैसे पढ़ना है कुछ मैं आइडिया दे दूंगा, हैंडआउट्स में सब दिया हुआ है। फिर यहाँ पर भी चूंकि आंदोलन है तो यहाँ पर भी हम स्वरूप की बात करेंगे, हम महत्व की बात करेंगे हम, और आलोचना के कुछ बिंदु को भी देखेंगे हम। यूपीएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, यूपीएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण टॉपिक है सामाजिक धार्मिक सुधार, प्रारंभिक परीक्षा में भी और मुख्य परीक्षा में भी। ठीक है, दोनों एग्जाम में इसको महत्व मिलता है। लिखें आप जरा, सबसे पहले लिख लें आप क्या है। लिखें कि मुख्यतः 19वीं शताब्दी में या 19वीं सदी में सदी में सामाजिक धार्मिक कुरीतियों को सामाजिक धार्मिक कुरीतियों को दूर करने के लिए, दूर करने के लिए चलाए गए आंदोलन, चलाए गए आंदोलन के संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग करते हैं। कि मैं अगला पॉइंट लिखें, हिंदू धर्म के साथ साथ हिंदू धर्म के साथ साथ इस्लाम, सिख एवं पारसी धर्म में भी, पारसी धर्म में भी सामाजिक धार्मिक कुरीतियों को सामाजिक धार्मिक कुरीतियों को दूर करने के लिए आंदोलन चलाए गए। कुरीतियों को दूर करने के लिए आंदोलन चलाए गए। अगला पॉइंट लिखें आप, सामाजिक धार्मिक क्षेत्र की प्रमुख कुरीतियां थीं, सामाजिक धार्मिक क्षेत्र की प्रमुख कुरीतियां थीं। ठीक है, ऐसे करके लिखेंगे आप। प्रमुख सामाजिक क्षेत्र में लिख लेंगे आप जाति प्रथा, सामाजिक क्षेत्र में लिख लेंगे आप जाति प्रथा। ठीक है, कॉमा देके लिखेंगे आप छुआछूत, अनटचेबिलिटी, जाति प्रथा, छुआछूत। फिर आप लिखें अशिक्षा, शिशु हत्या, शिशु हत्या, कॉमा बाल विवाह, बाल विवाह, सती प्रथा,
विधवाओं की दयनीय दशा, विधवाओं की दयनीय दशा, और हमारे के लिखेंगे आप इसमें बहु विवाह, बहुत सारी विवाह के लिए बहु विवाह शब्द का यूज होता है। मतलब जैसे बहु विवाह का लोग कभी कभी समझते हैं बहू की विवाह, बहू का विवाह। एक से अधिक विवाह पॉलीगैमी है ना, बहु विवाह। ठीक है, बहु विवाह, इसमें लिखें पर्दा प्रथा, पर्दा प्रथा। पर्दा प्रथा का जो व्यवहारिक मतलब होता है बहुत तरह की बंधन बच्चियों पे, लड़कियों पे, है ना। एक होता है पर्दा करना, और थोड़ा व्यापक अर्थों में पर्दा के साथ साथ बहुत सारे बंदिशों में रखना। ठीक है, बंधनों में रखना, इस सेंस में हम पर्दा प्रथा की बात करते हैं। ठीक, इत्यादि कर दीजिए आप। ठीक है, तो सामाजिक क्षेत्र में हमने जैसे लिया जाति प्रथा, हम सबकी एक जातिगत पहचान है। जब बहुत सारी जातियों के बीच में देखेंगे आप भेदभाव, खास करके कुछ जातियों के साथ अभी भी समाज में लोग दूरी बना कर रखते हैं, जबकि ये दंडनीय अपराध है। फिर भी आप कुछ ना कुछ घटनाओं को देखेंगे। अनटचेबिलिटी, छुआछूत, अशिक्षा इन जनरल, शिशु हत्या यानी बच्चियों की हत्या, बाल विवाह यानी मुख्यतः बच्चियों की बात होती है, लड़के भी हैं उसमें बट बच्चियों की बात अधिक है। सती प्रथा, पता है ही आपको क्या है इसमें। विधवाओं की दयनीय दशा, इसकी भी बात कर चुके हैं आपसे। बहु विवाह यानी बहुत सारी विवाह जो किए जा रहे हैं एक व्यक्ति के द्वारा। पर्दा प्रथा, है ना, ये सब क्या है, सामाजिक कुरीतियां हैं। ठीक, 19वीं सदी में सामाजिक धार्मिक कुरीतियों को दूर करने के लिए चलाए गए। तो एक सुधारक क्या करेगा, इन सब कुरीतियों को दूर करने के लिए आंदोलन। जैसे मान लो राजा राम मोहन राय हैं, तो वो क्या करेंगे, इन कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट है, क्या से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी। धार्मिक क्षेत्र में लिखें आप, धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक के बाद लिखें आप धार्मिक क्षेत्र में, लिखें आप पुरोहितवाद, पुरोहितवाद मैं समझा देता हूं। कॉमा के लिखें आप कर्मकांड, अंधविश्वास, अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा में बस ये ध्यान रखिएगा, कुछ सुधारकों ने विरोध किया था मूर्ति पूजा का भी, तो ईश्वर का नहीं, मूर्ति पूजा का कुछ ने समर्थन भी किया था। ऐसा नहीं था कि सभी सुधारकों ने मूर्ति पूजा का विरोध ही किया था। ठीक है, फिर भी हम इस कैटेगरी में ले लेते हैं। बहुदेववाद, है ना, बहुत सारी देवताओं की पूजा, कुछ ने विरोध किया, कुछ ने उसका समर्थन किया। मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, ये सब क्या है, थोड़ा मिक्स जैसे हैं। ठीक है, मूर्ति पूजा इत्यादि कर दीजिए आप। इसमें पुरोहितवाद को थोड़ा जान लीजिए आप। जैसे हर धर्म में जो धर्म के जानकार होते हैं, पूजा पाठ कराने वाले होते हैं, उनको पुरोहित कह सकते हैं आप। एक धर्म में ग्रंथी कहिए, इस्लाम में इमाम उलेमा कहिए, आलिम कहिए। ठीक है, जैसे जैसे धर्म के हिसाब से वहाँ फादर कहिए आप, चर्च क्रिश्चियनिटी की बात करें। बट एक पूरा प्रीस्ट क्लास पुरोहित क्लास कहला जाता है। हिंदू धर्म में ब्राह्मण कहिए आप। ठीक है, तो होता क्या है, धर्म की बातों की तो व्याख्या करते हैं, अब कुछ अच्छे जानकार होते हैं जो सकारात्मक व्याख्या करते हैं, बट बड़ी संख्या आपको उनकी दिखेगी जो इसकी अट्टपट व्याख्या करके भी अपना जीवन चलाते हैं। हाँ, अट्टीपट तो है जो कुछ का कुछ कह दिया, ठीक है, किसी बात की कुछ व्याख्या कर दी और लोग उसको मान रहे हैं। समाज की एक बहुत बड़ी आबादी है जो पुरोहितों का बड़ा सम्मान करती है आज भी। पुरोहित ने ये कह दिया तो पुरोहित बैठा हुआ क्या क्लास में,
तो क्यों हंस रहे हो तुम, किसके ऊपर हंस रहे हो? अट्टपट पे हंस रहे हो, ठीक है। अट्टपट का मतलब बात समझ में नहीं आई, ठीक है ना एकदम। तो आप देखेंगे पुरोहितों का आज भी बहुत सम्मान समाज में किया जाता है। वो जो कह देंगे वो बात मानी जाती है। समाज में जिनकी आस्था वो बात मानते हैं कि आज पुरोहित हैं भाई, ये जो कह रहे हैं ये बात हमें माननी है, इन्होंने कहा है, मान के चलते हैं कि उनको धर्म ग्रंथ और ईश्वर की अच्छी समझ है, और एक आम व्यक्ति और ईश्वर के बीच में वो मध्यस्थ हैं। समाज हर धर्म का लोग मान के चलता है इसको। उनको मध्यस्थ के तौर पे दर्जा हासिल है ईश्वर और उसके बीच में। भाई प्रतिनिधि हैं ईश्वर के, ये जो बोलेंगे वो बात माननी होगी, समझनी होगी, ऐसा समाज में बना हुआ। तो क्योंकि अब बहुत बड़ी संख्या, एक बड़ी आबादी है इस तरह से जीवन, तो वो कुछ भी व्याख्या करके अपना जीवन यापन करते रहते हैं। तो पुरोहितवाद शब्द खूब चलता है। जो आप देखेंगे पूजा पाठ की जो पूरी विधि होती है, रिचुअल्स होता है, अब जो पूजा पाठ की विधि को नहीं मानता है तो वो रिचुअल्स को भी नहीं मानेगा वो। कहते कि इसमें भी बहुत समस्याएं हैं, बट इसको लेकर के मिक्स ओपिनियन भी रहता है। अंधविश्वास को लेकर के आप जीवन में आप सब भी कुछ ना कुछ फेस करते ही होंगे आप, ठीक है भाई ये काम आज करना है, नहीं करना है, या आज का दिन है तो आज ये काम करना है हमें, कल ये काम करना है, आज शुभ काम नहीं करना है, मकर संक्रांति तक कोई शुभ काम नहीं करना है, इसमें विवाह भी नहीं होता है। कहने का मतलब है तार्किक रीजन भी होंगे, बट बहुत लोग इसको अंधविश्वास के तौर पे भी देखते हैं। बहुत लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं जो कुछ दिनों के लिए नहीं खाते हैं वो, ठीक है। ऐसे तर्क थोड़ी क्या है, तर्क के जा भी आपने नॉन वेज खा रहे हैं तो आप खा रहे हैं, दिन तो सारे ईश्वर के ही बने हुए हैं, ठीक है। उस दिन खाने से नाराज नहीं होंगे, उस दिन खाने से नाराज हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे अच्छी बात है कि बहुत ज्यादा नहीं खा रहे हैं इसी बहाने, ठीक है। कहने का मतलब है कि ऐसे बहुत सारी व्याख्याएं होती है, मतलब आप देखेंगे आप अच्छे काम के लिए जा रहे तो पहले किस कदम को बाहर निकालें आप, घर में दूल्हा या दुल्हन आ रहे हैं तो किस कदम को पहले बायां या दायां, ठीक है। ये सब के भी बहुत लोग होते हैं। आप कहीं जा रहे हैं तो दूध पी के मत जाइए, बाहर निकलते हैं अशुभ होता है, दही खा के जाइए आप, ठीक है ना। बिल्ली ने रास्ता काट दिया, कहने का मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें थोड़ा बैठ के देखेंगे ना आप, जीवन में दिखता रहता है आपको, ठीक है। बिल्ली ने रास्ता काट दिया, नहीं जाना चाहिए। अब उसी में कहीं पढ़ रहा था मैं, ये भी तो हो सकता है बिल्ली भी कहीं जा रही हो उस समय अच्छा उसको लग जाए कि आदमी मेरा रास्ता काट रहा है तो क्या करेगी वो, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीजों को नोटिस करिएगा ना न। देखो किसी भी चीज के लिए यदि कोई साइंटिफिक आधार है तो हम उसको खंडन नहीं कर सकते, ठीक है ना, साइंटिफिक आधार है। कर्मकांडों की व्याख्या बहुत साइंटिफिक तरीके से, बहुदायवाद की व्याख्या मूर्ति पूजा विवेकानंद खुद करते हैं। जब साइंटिफिक तरीके से करते हैं तो उसकी स्वीकार्यता है, तर्क के साथ, प्रमाण के साथ, ऐसा क्यों, ठीक है। तो दोनों तरह के दृष्टिकोण रखिएगा, ऐसा मत रखिएगा आप हर धर्म में है। मैं एक बार गया था, एक बार नहीं 2 बार जा चुका हूँ मैं जयपुर में, जब कभी क्लास लिया करता था मैं तो अजमेर शरीफ के दरगाह पे, है ना। अब जिस व्यक्ति ने पूरा जीवन खपा दिया लोगों की सेवा करने पे, गरीबों की सेवा करने पे, अच्छा उस दरगाह में भी इतने जो कर्मकांड का हमेशा विरोधी रहा जो आदमी, ठीक, उस दरगाह में भी 10 कर्मकांड आपको दिख जाएंगे। अब मैं वहां हूँ, कोई समझा रहा है तुम ये नहीं कराओगे तो तुम्हें वो उसका जो होता है ना फल या पुण्य नहीं मिलेगा। मैं उस अब कराने वालों को मैं देख रहा हूँ, ठीक है, मेरे मन में आ रहा है कि ऐसे बस देखा, मुझे लगा कि ऐसे मन में आई बात, ठीक है ना, बहुत पुण्य होता भाई तो तुम यहाँ तो नहीं होते कम से कम, ठीक है ना। तुम्हारी जो हालत देख के मुझे लग रही है ना, मतलब, ठीक है। मतलब उनकी शिक्षाओं पे अमल करिए। उनके दरवाजे से कोई गरीब गया नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके दरवाजे से कोई गरीब भूखा नहीं जाता है। तो जरूरी होता है उनकी शिक्षाओं पे अमल करें। बुद्धिजीवी हैं तो उसका कुछ एक होता है ना कि भाई उनकी बताए हुए बातों पे यदि हम श्रद्धा रखते हैं तो हम आचरण करें। चूंकि वो ऐसी कोई भी धरती जहाँ हम जाते हैं, कोई सिद्धपीठ हो या शक्तिपीठ हो या कोई ज्योतिर्लिंग है या इस तरह का दरगाह वगैरह है,
वहाँ बड़ी संख्या में लोग सात्विक भाव से आते हैं और उस जगह पे कुछ इस तरह का काम हुआ तो एक ऑरा बन जाता है वहाँ, वो आस्था बन जाती है। आप जाएंगे वहाँ, मन्नत मांगेंगे, आप चीज़ें पूरी होंगी। ठीक है, तो रिचुअल्स हर जगह आपको खूब दिखेंगे जो रिचुअल्स का विरोध भी कर रहे हैं, कि वहाँ भी आपको रिचुअल्स दिख जाएंगे जिन्होंने पूरी लड़ाई रिचुअल्स के अगेंस्ट में लड़ी हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, तो इसका विरोध किन लोगों कौन लोग करेंगे? पढ़े लिखे भारतीय करना शुरू करेंगे। तो सामाजिक धार्मिक कुरीतियों का विरोध 19वीं सदी में पढ़े लिखे लोग इसको सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, क्या ये 19वीं सदी तक नोट करके लिख लें आप। ठीक है, कि यह सुधार आंदोलन 20वीं सदी में भी जारी रहा। और और उस दौर की कई संस्थाएं आज भी सक्रिय हैं। उस दौर की कई संस्थाएं आज भी सक्रिय हैं। ये दो लाइन मैंने आपको इसलिए लिखा है, जैसे मान लो आर्य समाज है, ब्रह्म समाज है, रामकृष्ण मिशन है, तो ये संस्थाएं तो आज भी सामाजिक धर्म सुधार के लिए काम कर रही है ना, लेकिन किताबों में 19वीं शताब्दी के संदर्भ में इसकी अधिक चर्चा होती है। यूपीएससी ने 2-3 बार सवाल जो पूछा है, स्पष्ट कर दिया है 19वीं शताब्दी करके पूछा है। किताबों में भी चैप्टर 19वीं शताब्दी करके ही लिखा रहता है। ठीक है, वरना ये तो चल तो आज भी रहा है ना सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। ऐसा नहीं कि उस दौर में समाप्त हो गया। आर्य समाज, ब्रह्म समाज, सब सारी संस्थाएं आज भी सक्रिय हैं। ठीक, तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन क्या है? इन कुरीतियों को दूर करने के लिए चलाया गया आंदोलन है। क्लियर सभी को? अब कोई भी सुधारक, अभी हम पढ़ेंगे तथ्यात्मक परिचय में, उनकी सारी बातें इसी बिंदु के इर्द गिर्द होंगी। एक बार कॉन्सेप्ट ठीक है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको पढ़ने में। सब लिखना आसान है इसमें, लेकिन थोड़ा अमूर्त है, आइडिया बेस्ड राइटिंग इसमें होती है। चलिए वो तो समझ लेंगे आगे हम। अब लिखिए क्यों स्टार्ट हुआ है ना, कारण। अगला पॉइंट आता है क्यों। लिखें आप कि 19वीं शताब्दी में भी बड़े पैमाने पर भारतीय समाज में बड़े पैमाने पर भारतीय समाज में सामाजिक धार्मिक कुरीतियों का प्रचलन था। सामाजिक धार्मिक कुरीतियों का प्रचलन था। स्टार्ट तो तभी होगा ना जब समस्याएं होंगी, तो बड़े पैमाने पर 19वीं शताब्दी में भी प्रचलन था। अगला पॉइंट लिखें आप। लिखें कि 19वीं शताब्दी में आधुनिक शिक्षा के प्रसार के साथ साथ आधुनिक विचारों का भी प्रसार हुआ। जैसे समानता, स्वतंत्रता, कौमा तर्क बुद्धिवाद,
तर्क बुद्धिवाद, मानवतावाद, इत्यादि। इन विचारों से प्रभावित होकर, इन विचारों से प्रभावित होकर प्रभावित होकर सामाजिक धार्मिक प्रभावित होकर सामाजिक धार्मिक कुरीतियों को दूर करने के लिए शिक्षित भारतीयों ने आवाज उठाई। शिक्षित भारतीयों ने आवाज उठाई। जैसे ना भारतीय समाज में भी शिक्षा के साथ साथ समानता, तो देखेंगे समानता नहीं है, स्वतंत्रता, बहुत सारे बंधन हैं। ठीक है, इसी में तर्क, तर्क की कसौटी पे देखेंगे तो सती प्रथा क्यों, विधवाओं की दयनीय दशा क्यों, तुलना करेंगे यूरोपियन समाज से, ब्रिटिश समाज से। मानवतावाद, व्यक्तिवाद, व्यक्तिवाद भी चाहे तो इसमें लिख सकते हैं आप कि भाई मानव का जीवन सुखमय होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, व्यक्ति को विकास का अवसर मिलना चाहिए। तो जो जो शिक्षा पाएंगे ना, पाश्चात्य शिक्षा या आधुनिक शिक्षा, उनमें ये दृष्टिकोण भी आएगा। उनमें से कुछ लोग आवाज उठाएंगे, वही वही लोग आवाज उठाना शुरू करेंगे कि नहीं, समस्या है और हमें बदलाव करना है, भारतीय समाज में बदलाव लाना है। तो शिक्षा के साथ गहरा संबंध होगा। अगला पॉइंट लिखें आप, दोनों ले लीजिए इसको आप। पाश्चात्य विचार है या आधुनिक विचार, देखो क्योंकि इस तरह के विचार पुनर्जागरण के बाद पश्चिमी देशों में पहली बार लोकप्रिय होते हैं जीवन के संदर्भ में, वरना ये विचार तो पुरातन विचार भी हैं। ऐसा पुराने जमाने में विचार नहीं था, तर्क बुद्धिवाद नहीं था, पुराने जमाने में भी था। आधुनिक समय में पहली बार पश्चिमी देशों में विचार लोकप्रिय होते हैं, जीवन, समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति के अर्थ में। इसको पाश्चात्य विचार और पाश्चात्य शिक्षा भी कहा जाने लगा, शिक्षा बनता है। और चूंकि उनको ही आधुनिक कहा गया उनके विचारों को, इसलिए इसको हम आधुनिक इस सेंस में कहते हैं। नेक्स्ट लिखें कि 19वीं शताब्दी में विभिन्न कारणों से भारत में मध्य वर्ग का उदय, मध्य वर्ग का उदय हुआ। देखिए, इस वर्ग पर आधुनिक विचारों का प्रभाव था। और इस वर्ग ने सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, धार्मिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तनों के लिए आवाज उठाई। विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तनों के लिए आवाज उठाई। मध्य वर्ग शब्द आपको मैं अलग से समझा दूंगा, एक बार समझ लेंगे तो परमानेंट काम आता है। अब आगे की सारी क्लास में मध्य वर्ग शब्द आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखें आप, लिखें ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों
की गतिविधियों के प्रभाव एवं प्रतिक्रिया स्वरूप भी सुधारों के लिए कदम उठाए गए। देखिए आप, जैसे धर्मांतरण की प्रतिक्रिया में ठीक है, धर्मांतरण की प्रतिक्रिया में, है ना, उठाए गए, जैसे धर्मांतरण की प्रतिक्रिया में। ठीक है, नेक्स्ट लिखें आप कि प्राच्यवादियों के द्वारा अतीत के उपलब्धियों से शिक्षित भारतीयों को भी जोड़ना और इससे एक आत्मगौरव का भाव भी जागृत हुआ। आत्मगौरव का भाव भी जागृत हुआ तथा सुधारों की प्रेरणा मिली, सुधारों के लिए प्रेरणा मिली। देखो इन लोगों ने क्या किया ना कि बहुत सारी किताबों का अनुवाद किया अंग्रेजी में, तो बहुत सारे अंग्रेजी जानने वाले भारतीय भी पढ़ने लगे। गीता हो या कुछ वेद हैं या उपनिषद हैं, जब वो पढ़ने लगे तो ऑब्वियस लॉजिक कि भाई उसमें ऐसा कुछ नहीं मिल पा रहा है जिसमें सती प्रथा या विधवाओं की दयनीय दशा का उल्लेख हो। बस वो देख रहे कि तार्किक विचार तो उपनिषदों में भी हैं, तो भाई हमारा अतीत भी बड़ा समृद्ध है, फिर हम इतना पतन कैसे हो गया हमारा, मतलब हमारा समाज इतना निकृष्ट कैसे हो गया। तो संयोग ऐसा बना कि प्राच्यवादियों ने अध्ययन किया भारतीयों पे शासन करने के लिए, तो भारतीयों ने भी जब उन किताबों को पढ़कर देखा जो अंग्रेजी संस्कृत नहीं जानते थे दूसरी भाषा को अंग्रेजी में, तो उनको रियलाइज हुआ कि हमारा अतीत भी बड़ा समृद्ध है और हम कहीं ना कहीं कट गए हैं। ठीक है, तो उन ग्रंथों का भी उपयोग करने वाले हैं। अगला पॉइंट लिखें एक और। ठीक है, नए राजनीतिक आर्थिक परिवेश ने भी सुधारों के लिए अनुकूल पृष्ठभूमि निर्मित की। अनुकूल पृष्ठभूमि निर्मित की, ब्रैकेट में कर देंगे आप, ब्रिटिश शासन ने कौमा शहरीकरण ने, है ना। इसको बस समझना आपको, जैसे मान लो पुरानी व्यवस्था में सपोज दैट कोई हिंदू शासक है और उनके सलाहकार पुरोहित हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं शास्त्रों में जाति प्रथा और छुआछूत है तो आपको मानना है। सुधारों के लिए कोई आवाज उठाएगा तो राजा या पुरोहित उसको कठोर से कठोर दंड दे सकते हैं, का डर तो रहता था, नहीं भी दे सकते हैं। कोई इस्लामिक शासन है, यदि वो सुधारों की बात करेगा तो उसे सजा मिल सकती है, बट अब अंग्रेजों का शासन है। समझ में आ रही बात, अब किसका शासन है? अंग्रेजों का शासन है।
अंग्रेजों को इस व्यवस्था से ज्यादा कोई मतलब नहीं है, पुरानी व्यवस्था से। तो यदि कोई सुधारों के लिए आवाज उठा रहा है हिंदू धर्म में या इस्लाम धर्म में, एटलीस्ट शासक वर्ग का डर नहीं है उसको अब। फिर अंग्रेजों या किसी की भी व्यवस्था, जैसे अंग्रेजों की व्यवस्था भी शहरीकरण पर आधारित थी, जहां से शासन का संचालन होता था वो सब शहर हैं, शहर की जरूरतें अलग होती हैं। तो ब्रिटिश प्रशासन के नियम अलग थे, उस प्रशासन में किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति आ सकता था। अंग्रेजों को सस्ते वाले पे काम करने वाले से मतलब था। अंग्रेजों को हिंदू मुस्लिम से तो बाद में, जो सस्ता पे काम कर ले उनके लिए कम पैसे। तो जो नया राजनीतिक परिवेश था ना, वो ऐसा इकोसिस्टम बना रहा था जहां आप परिवर्तनों के लिए आगे बढ़ सकते थे। एजुकेशन को लेकर आने में भी उसकी बड़ी भूमिका रही है। एक और पॉइंट लिख लें आप, देखिए कुछ प्रारंभिक सुधारकों ने भी सुधार आंदोलन के लिए लोगों को प्रेरित किया। जैसे राममोहन राय प्रेरित किया, जैसे राममोहन राय, कॉमा देकर लिख लें आप इसमें, विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, कॉमा देकर फिर लिख लें आप इसी में, महात्मा ज्योतिबा फूले, महात्मा ज्योतिबा फूले। महात्मा ज्योतिबा फूले इत्यादि। लिख लें 19वीं सदी के उत्तरार्ध में रेलवे ने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की प्रक्रिया को गति प्रदान की। सुधार आंदोलन की प्रक्रिया को गति प्रदान की, तीव्र किया। आपको जब रेलवे आप पढ़ रहे थे तो उसका सामाजिक प्रभाव मैंने लिखाया था, प्रभाव भी मैंने लिखाया था आपको। जब आप रेलवे वाले नोट्स को देखिएगा आप, वहाँ पे ऑलरेडी इस पॉइंट्स को मैंने लिखाया था आपको। ठीक है, ये वहाँ से कनेक्ट हो जाएगा आपका पॉइंट। क्लियर सभी को? तो बहुत सारे कारण हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का वर्ष नहीं तय कर सकते हैं आपके ये वर्ष है यहां से माना जाए, नहीं। आप समझ लो कि एक तरह से 1800 मान के चलो 15-20 से लेकर के 1860-70 के बीच में परिस्थितियां ऐसी बनी जिससे भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग धर्मों में सामाजिक धार्मिक सुधार के लिए कदम उठाए गए। सबसे पहले कुरीतियां हैं तब तो सुधार होंगे, समस्याएं हैं नंबर 1। शिक्षा में सरकार की भी भूमिका थी। तीसरा, मध्य वर्ग का विभिन्न कारणों से उभरना, यह समझ में आ जाएगा आपको जो हमने पॉइंट लिया। ईसाई मिशनरियों का प्रभाव, जैसे वो भी शैक्षणिक संस्था की स्थापना कर रहे हैं, एजुकेशन का प्रसार कर रहे हैं, लोग उससे भी सीख रहे हैं, और उनकी प्रतिक्रिया में प्रभाव प्रतिक्रिया। ठीक, प्राच्यवादियों की भूमिका की हमने बात की, नए राजनीतिक आर्थिक परिवेश की बात की, और फिर हमने एक पॉइंट रेलवे का भी एक सहयोगी उत्प्रेरक का रोल प्ले किया, रेलवे ने वो आगे बढ़ाने का काम किया। तो आखिर 19वीं सदी में शुरुआत क्यों हुई? अब एक सवाल इसी में होता है कि इनमें से किसी भी कुरीतियों का संबंध अंग्रेजों से नहीं है। भारतीय समाज में ये सैकड़ों और हजारों साल से प्रचलित है, थी, दोनों बात है। क्लियर ना सभी को? अंग्रेजों से संबंध नहीं है, ये बात ध्यान रखना है। क्या इन कुरीतियों के विरुद्ध इससे पहले कभी आवाज नहीं उठी? हमेशा आवाज उठी है। प्राचीन काल से आप देखना शुरू करें, जब से हमारे पास साक्ष्य मिलते हैं, इवन उपनिषदों में भी इसके विरुद्ध आवाज उठाई गई है। तर्क को बड़ा महत्व दिया गया है।
छठी सदी ईसा पूर्व में बुद्ध, जैन और बहुत सारे सुधारकों ने इसके विरुद्ध आवाज उठाई। सनातन धर्म में जब वैष्णव संप्रदाय लोकप्रिय हुआ तो वो भी एक तरह का सुधार आंदोलन जैसा ही था। अब जब आप पीछे से देखोगे आप, उसमें क्या था, समाज के सभी वर्गों को मोक्ष मिल सकता है, महिलाओं और शूद्रों को भी भक्ति के माध्यम से मोक्ष मिल सकता है। ये बात हमने कभी गुप्त काल में आपको समझाई थी, पढ़ाई थी आपको, जो लोग पहले पढ़ चुके हैं आप। भक्ति आंदोलन जो चला पूर्व मध्यकाल में, वो भी एक तरह का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। मध्यकाल में जो निर्गुण सगुण धारा रही, वो भी एक तरह का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। जो सूफी आंदोलन था, वो भी एक तरह का सुधार आंदोलन था। तो ऐसा नहीं है कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन नहीं है। दुनिया के हर समाज में कुरीतियां होती हैं और आंदोलन चलता है, भारत भी इसका अपवाद नहीं। भारतीय समाज में भी कुरीतियां थी, भारतीय समाज में भी सुधारों की कोशिश की गई है, आवाज उठाए गए हैं अलग अलग दौर में। बट अब जो आवाज उठाया गया इस समय, इसमें बहुत बड़ा एक रीजन है पाश्चात्य प्रभाव, ठीक, पश्चिमी प्रभाव, ब्रिटेन का प्रभाव। और हम ब्रिटेन के अधीन हैं। इसके पहले जब भी आवाज उठाया गया तो स्वतः आवाज उठाया भारतीय समाज में से, और हम किसी के अधीन नहीं थे। समझ में आ रही है बात सभी को? जैसे अंतर क्या होगा, अब हम अंग्रेजों के अधीन हैं और अब जो आवाज उठ रही है उसमें पश्चिमी प्रभाव भी आपको ठीक ठाक दिखेंगे। ठीक है, ये कड़ी भी हमें ध्यान रखना है कि आवाज पहले भी उठी है। कोई भी समाज जड़ नहीं होता है, स्टैग्नेंट, कुछ ना कुछ उसमें सकारात्मक नकारात्मक परिवर्तन चल रहे होते, हो रहे होते हैं। ठीक, तो ये दो बड़े अंतर आपको दिख जाएंगे पहले और अब के सिचुएशन में। और अब जो आवाज उठी है, इसकी निरंतरता आपको, इसकी अनुगूंज आपको आज भी, हो सकता है हम में से कोई डीएवी स्कूल से पढ़ के आया हो, यहाँ बैठे हो रामकृष्ण मिशन से पढ़ के आया हो। कोई ऐसा शहर नहीं होगा जहाँ डीएवी स्कूल आपको नहीं मिलेंगे। आर्य समाज वालों की संस्थाएं हर शहर में मिल जाएंगे आपको, कॉलेज मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अब जो आंदोलन चला उसकी अनुगूंज हमें आज भी, हम उस दौर में हैं जिस दौर में इसकी शुरुआत हुई। समझ में आ रही बात? देखो, इस टॉपिक में ना देखने का नजरिया विकसित रखना है। थोड़ा जो जो मैं बता रहा हूँ, कुछ बहुत सारी बातें तो मैं लिखा दे रहा हूँ, कुछ महत्वपूर्ण बातें समझा रहा हूँ। ठीक है, जैसे पहले और अब में क्या अंतर है, दो महत्वपूर्ण अंतर मैंने बताया आपको। फिर पहले वालों की भी कड़ी, जैसे ऐसा थोड़ी कि बुद्ध के फॉलोवर आज नहीं है, महावीर के फॉलोवर आज नहीं है, कबीर पंथी आज नहीं है, दादू पंथी नहीं है, सिख नानक, ठीक है, नानक के भी फॉलोवर आज हैं, है ना, उनके भी फॉलोवर हैं। वैसे ही अब जो चला तो इनकी कड़ियाँ आपको, वो संस्थाएं आपको आज तक दिखें, वो संस्थाएं आपको आज तक दिखेंगी। ये हमें ध्यान रखना होता है। ठीक, अब एक फैक्चुअल परिचय है इसका, तथ्यात्मक टर्म पे तो इसके बाद हम आ जाएंगे। हम थोड़ा सा अवेयर हो जाएंगे ताकि आप जो हैंडआउट्स आपको अपलोड जो किया गया एटलीस्ट उसको भी एक बार देखिए। या विपिन चंद्रा में 2 चैप्टर है मेरे ख्याल में, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 10। 5 भी पढ़ लेंगे ना आप, एक चैप्टर भी पढ़ लेंगे ना विपिन चंद्रा से आप। स्पेक्ट्रम वाले स्पेक्ट्रम में देख लीजिएगा चैप्टर अपना, है ना। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पे 2 चैप्टर है विपिन चंद्रा में। पहला जो चैप्टर होगा 5वां होगा मेरे ख्याल में, 5 है 10 है ना, हाँ ठीक। 5 भी पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। 3-4 पेज का है, वजह से एक रीडिंग यहाँ करना जरूरी है। रीडिंग करने के पहले आपको क्या ध्यान रखना है वो मैं यहाँ बता देता हूँ। जो रीडिंग नहीं भी किसी कारण से कर पाया, तब भी उसको समझ पूरी बन जाएगी, बट रीडिंग करना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, मस्ट है ये, है ना। अब देखो, जैसे हम बात कर रहे हैं, मान लो हिंदू सुधार आंदोलन, ठीक, थोड़ा सा परिचय हो जाएगा आपको इसी बहाने। हिंदू सुधार आंदोलन में क्या है आप देखोगे, आप बात करेंगे हम लोग। जैसे बंगाल की बात करें, सबसे पहले नाम जो उभर कर आते हैं वो है राम मोहन राय। केवल सुधारकों का नाम या थोड़ा बहुत संस्था का परिचय दे रहा हूँ आपको। ठीक है, इनकी एक महत्वपूर्ण संस्था थी ब्रह्म समाज। ठीक है, राम मोहन राय की संस्था को आगे बढ़ाने का काम किया देवेंद्रनाथ टैगोर ने। इसी संस्था को और आगे बढ़ाया केशव चंद्र सेन ने।
और भी नाम है, बट ये सब के सब हो गए आपके ब्रह्म समाज वाले। संस्था में विभाजन, ब्रह्म समाज संस्था का नाम हो गया, ये सुधारक का नाम हो गया। हिंदू धर्म में व्याप्त सामाजिक धार्मिक कुरीतियों को दूर करने के लिए आवाज उठा रहे हैं। ऐसे ही बंगाल की बात करें हम लोग, बंगाल में तो एक महत्वपूर्ण नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। हेनरी डेरेजियो विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक, ऐसे ही रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, ये सब बंगाल के प्रमुख सुधारक हैं। बट विवेकानंद का प्रभाव केवल बंगाल में नहीं है, केशव चंद्र सेन का प्रभाव केवल बंगाल में नहीं है, बंगाल के बाहर भी है। विवेकानंद का तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इम्पैक्ट दिखा है। बस केवल नाम के सुधार आंदोलन में ये हिंदू सुधारक है, इनके बारे में। ऐसे ही पश्चिम भारत में हम लोग आ जाएं, कुछ नाम पश्चिम भारत में देख लें हम लोग। एक जैसे गोपाल हरि देशमुख, ठीक है, एक नाम जैसे हो गया गोपाल हरि देशमुख। ठीक, विष्णु शास्त्री पंडित, परमहंस मंडली, और भी नाम मिलेंगे आपको, प्रार्थना समाज, महादेव गोविंद रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे, पंडिता रमाबाई, और भी हैं, बहराम जी मालाबारी हैं। ठीक है, और भी सुधारकों के नाम हैं। तो ये पश्चिम भारत में हिंदू समाज के ये दो प्रमुख संस्था हो गई, और ये कुछ सुधारक हो गए, इनके साथ भी नाम है, दादोबा पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग, ऐसे करके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है सुधारकों का नाम और संस्था के बारे में पहले जाना, सुधारकों का नाम जानना। ब्रॉड तो हो गया हिंदू सुधार आंदोलन, हो गया बंगाल में ये कुछ नाम हो गए, पश्चिम भारत में नाम हो गए, और मेन हिंदू सुधार आंदोलन ही है जो पढ़ना होता है। ठीक? ऐसे ही देखेंगे आप इस समय दक्षिण भारत में एक पंतुलु करके नाम आएगा, वीरेशलिंगम, और एक नायडू करके नाम आएगा, के श्रीधरलु नायडू। ठीक, पंतुलु और नायडू, वीरेशलिंगम पंतुलु और के श्रीधरलु नायडू। उत्तर भारत में देखेंगे आप तो सबसे बड़ा नाम आएगा आर्य समाज का उस समय, और दयानंद सरस्वती का। और पूरे भारत में देखेंगे आप ऐसे करके तो एक आएगा नाम थियोसोफिकल सोसाइटी, नाम सुना है? इसमें बहुत सारे लोग हैं, इसमें एक एनी बेसेंट भी हैं। ठीक है, अब जैसे देखो, अब हिंदू सुधार आंदोलन में संस्था या सुधारकों का नाम आपके सामने, जितने प्रमुख नाम हैं वो सब यहाँ पे आ गए हैं। ठीक, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में एक धारा चलती है हिंदू धर्म में, निम्न जातीय आंदोलन, जैसे महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, नारायण गुरु, उनके बारे में अलग से बताएंगे, बाबा साहब अम्बेडकर, उनकी चर्चा ही अलग से करेंगे हम। ठीक, दक्षिण भारत में जैसे आप देखोगे सब नाम, इसमें ये जो आर्य समाज है और थियोसॉफिकल सोसाइटी है, ये थोड़ा अलग अप्रोच रहा है, बाकी सबका एक जैसा अप्रोच रहा है। मैं आपको समझाऊंगा बातचीत के क्रम में। अब आपको नाम का जैसे आइडिया लग गया, अब देखो आप, कोई भी सुधारक है वो किस संस्था से संबंधित है। अब आ रहे हैं काम की बात पे। ठीक, मतलब इससे संबंधित काम की बात आपको क्या, किस संस्था से संबंधित है। पहली आपको बात ये ध्यान रखनी है, उससे संबंधित कोई अखबार या किताबें, जैसे मान लो राम मोहन राय की कोई अखबार हो, कोई किताब हो,
राममोहन राय ब्रह्म समाज आत्मीय सभा से संबंधित हैं। और क्या किसी शिक्षा केंद्र की स्थापना में उनका योगदान रहा है? ठीक, 3 बातें सबसे प्रोमिनेंट आपको ध्यान, आपको खींचेगा बहुत कुछ, पर आपको खींचना नहीं है। ठीक है, आपको अपनी तरफ बहुत कुछ पढ़ने के लिए बुलाएगा। आप कल कंप्लीट काफ़ी कुछ में अपनी तरफ से राइटिंग का तो बहुत सारा फॉर्मूला है बेसिकली इसमें भी, बट कैसे पढ़ें ये जरूरी होता है एक बार। तो जिनके संस्था का नाम हमें मिल रहा है तो हमने पढ़ लिया उनके बारे में। अखबार या पुस्तक कुछ उन्होंने प्रकाशित किया, मान लो राममोहन राय हैं, कुछ भी संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, ब्रह्मनिकल मैगजीन, किताब है उनका राममोहन राय का, तो उसमें उनमें थोड़ा ज़्यादा उदाहरण है। हमने कर दिया किताबों के नाम, किशोरवादियों को बाहर, ठीक है, ऐसे करके और भी एक आधा किताब है ना। शिक्षा केंद्र है, हिंदू कॉलेज के स्थापना में थे। तो जब आप पढ़ेंगे ना, आप जो आपको एक हैंडआउट दिया गया, अपलोड किया गया उसमें, तो उसमें आप इसी पे ध्यान दीजिएगा। यदि आप किताब नहीं भी पढ़ते तो हैंडआउट्स को पढ़ लीजिए आप। हैंडआउट्स में इस बात का ध्यान रखा गया है, आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन पूरे, और केवल केवल हिंदू सुधारकों के बारे में पढ़िएगा अभी आप। हैंडआउट्स बहुत यूजफुल है, वो मेंस में भी बहुत काम आने वाला है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे बना के दी गई हैं डिजाइन करके, लास्ट में कुछ टेबल वगैरह है जो बहुत यूजफुल है। सुन पा रहे हैं सभी लोग? ठीक है, तो अखबार, पुस्तक, शिक्षा केंद्र है ना, ये सब। अब देखो, कोई भी सुधारक है, मान लो राममोहन राय हैं, पहला काम क्या करेंगे? सामाजिक धार्मिक कुरीतियों की आलोचना करेंगे। अब क्या करेंगे? दूर करने के लिए क्या करेंगे? वो संस्था बनाएंगे। और क्या करेंगे? अखबार पुस्तकों के माध्यम से काम करेंगे। और क्या करेंगे? शिक्षा केंद्र। ये मेन तरीका है, और भी छोटे मोटे तरीके हैं, कानून में भी योगदान देंगे वो, पर ये प्रमुख तरीका है। कोई सुधारक क्या करेंगे? आलोचना करेंगे और सुधारों के लिए कदम। तो कदम कैसे उठाएंगे? संस्था के माध्यम से, अखबार पुस्तक के माध्यम से और शिक्षा। तो आपको क्या करना है, जब आप पढ़ेंगे और भी आपको नाम मिलेंगे, अपने हैंडआउट्स को यूज करिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। किताब पढ़ना हो समझ बनाने के लिए, इसे रीडिंग करने के लिए जो मैं समझा रहा हूँ, बट फैक्चुअली पढ़ना हो तो हैंडआउट्स पे आइएगा पहले आप एक बार। ठीक है, इनके बारे में कम से कम 3-3 लाइन का एक लिस्ट आपका तैयार हो जाना चाहिए। बाकी इस्लाम, सिख, पारसी छोड़ दीजिएगा, इन्हीं तीनों पे भी ध्यान दीजिएगा जो मैंने कहा। क्लियर ना सभी को? इन्हीं तीनों पे आपको ध्यान देना है जो हमने यहाँ लिखा है। ऐसे करके ना आपका एक फैक्चुअल अवेयरनेस हो जाएगा इसके बारे में। तब कल क्लास की शुरुआत में मैं आपको थोड़ा बहुत टर्म, फिर नेचर, ठीक है, और फिर महत्व और सीमाएं, आलोचना, ये सब आपको हम डिस्कस करा देंगे इसके बारे में। क्लियर सभी को? ये पॉइंट रख लीजिएगा, नहीं भी कर पाए तो घर में देख के कर लीजिएगा इसको। 2-4 नाम इसमें और बढ़ जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। कल बात करते करते मैं ही बढ़ा दूंगा 2-4 नाम और। ठीक है, अब जैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी है, तो संस्थापक अल्काट ब्लोवत्स्की। संस्थापना कहाँ हुई? तो न्यूयॉर्क। ब्लोवत्स्की रूस के थे, अल्काट यूएसए के थे। ठीक, इसका उद्देश्य क्या था? तो पुराने धर्म को स्थापित करना। एनी बेसेंट इससे जुड़ती हैं और फिर भारत में अध्यक्ष बनती हैं, इसकी अध्यक्षा बनती हैं। इसका मुख्यालय कहाँ था? तो अड्यार में था। अब ये 4-5 बेसिक बात हो गई जो किसी को जानना है थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। आर्य समाज, दयानंद सरस्वती, 1875, बॉम्बे। ये बेसिक बात हो गई। मैं बोल तो पूरा ही दूंगा 2 मिनट में, फिर एक बार समझ में आई बात? आप में से करने की कोशिश करिए, नहीं कर पाएंगे तो एक बार ऐसे ही बोल दूंगा, रिकॉर्डिंग सुन के फिर लिख लीजिएगा आप। 2 मिनट लगेंगे मुझे बोलने में, सब सारे इन्फॉर्मेशन मैं बोल जाऊंगा एक बार, है ना। उन बच्चों के लिए जो एकदम मेहनत नहीं करना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि, हाँ, तो मेहनत नहीं करना चाहते तो बहुत अच्छा नहीं होगा उनका, बट मैं चाहता हूं कि आप पढ़ें, आज उस चैप्टर को भी पढ़ें और नोट्स को भी पढ़ें। आज थोड़ा सा उसमें इन्वॉल्व हो, पीछे का बैकग्राउंड समझा दिया है कैसे पढ़ा जाता है, ठीक, ताकि आपको सहूलियत हो, है ना। चलिए कल मिलते हैं फिर हम लोग, ठीक है, इसी टॉपिक पे कल बात होगी। थैंक यू।